अभी मैं तुम्हें बेसिक्स में बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है? तो कोई भी बच्चा नया जॉइन हुआ है तो बिल्कुल ये मत सोचे कि 6 लेक्चर हो गए, ना, 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 बहुत ही कम कंटेंट हुआ है, डोंट वरी। यू कैन फॉलो द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी स्टूडियो केमिस्ट्री की, देन उसके बाद आप आज के लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? नहीं तो आज के लेक्चर कंटिन्यू कर लीजिए, देख लीजिए कितनी समझ में आ रही है। दोस्तों लेक्चर नंबर 6 हमारा आज है दोस्तों, और आज हम अपनी कहानी को और आगे लेके जाएंगे। कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल्स मैंने कहा था कि मैं आपको कराऊंगा। कर क्या रहे हैं हम दोस्तों, हम स्टूडियो केमिस्ट्री में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का थ्योरेटिकल मेथड है, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें हम सिमेट्री एलिमेंट नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हर मॉलिक्यूल में हम सिमेट्री एलिमेंट निकाल के देख रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री। दो मॉलिक्यूल हम कंप्लीटली कर चुके हैं, BF3 एंड PF5। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवा दिए दोस्तों। अब हमारी है आगे के दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स करने के लिए करने की, क्योंकि उन दो मॉलिक्यूल्स को जब हम कर लेंगे, जो आज की क्लास में कराऊंगा, उसके बाद आपकी आगे की जो जर्नी होगी स्टीरियो केमिस्ट्री की, वो आसान हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा जो थर्ड मॉलिक्यूल है जो हमें करना है, कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल कौन से करने थे? BF3 कर चुके हैं, सेकंड PF5 भी हम कर चुके हैं, तीसरा आज हम जो डील करने वाले दोस्तों दैट इज एलीन मॉलिक्यूल, ये हम एलीन करने वाले हैं। देन उसके बाद हम दोस्तों आज ही स्टार्ट करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल की कहानी भी, कोशिश करेंगे दोनों को आज ही खत्म कर दे। आइए शुरुआत करते हैं बिना 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 किसी देरी के एलीन मॉलिक्यूल की कहानी। एलीन मॉलिक्यूल दोस्तों, एलीन मॉलिक्यूल पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, फिर स्ट्रक्चर के बाद उसके वन बाय वन हम इसके सारे सिमेट्री एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है कि सी डबल बॉन्ड सी की एक हमारे पास कंटीन्यूअस बॉन्ड स्केलेटन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक लीनियर टाइप का कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग है। देन एलीन के यहाँ एक टर्मिनल पे वर्टिकल प्लेन में बॉन्ड पाए जाते हैं दोस्तों। मैं यहाँ सिंपलिस्टिक जो एलीन है दैट इज हाइड्रोजन वाला, उसको यहाँ ले रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। एंड यहाँ जो इसके अपोजिट टर्मिनल पे होगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, यानी कि अगर वर्टिकल प्लेन में दो बॉन्ड है सॉरी, तो बाकी दो बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे दोस्तों। दोनों को पहले समझ लीजिए, कुल मिला के बात ये है इसके दो बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि इसी प्लेन ऑफ बॉन्ड में लाई कर रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, वर्टिकल प्लेन में। ये जो दूसरा अपोजिट साइड का जो बॉन्ड का पेयर है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन में है तो ये वाला एक बाहर आ जाएगा हाइड्रोजन वेज पे प्लेन से बाहर, और एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे यानी बॉन्ड से पीछे चला जाएगा डैश पे, यानी वो दोनों बॉन्ड इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। और हम कह सकते हैं कि ये दो बॉन्ड जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन, और ये दो बॉन्ड जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये कह सकते हैं कि बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों अपोजिट टर्मिनल के बॉन्ड के पेयर जिस प्लेन में लाई करते हैं वो प्लेन परपेंडिकुलर होता है दोस्तों। प्लेन परपेंडिकुलर बॉन्ड नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ये कहने का दोस्तों यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये वर्टिकल प्लेन में है, यहाँ जो हाइड्रोजन हमारे पास लाई कर रहा है दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये दोनों जो प्लेन है बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों के दोनों प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है, मतलब इस तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आप ऐसा भी देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इसको अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं कि ये दो बॉन्ड यहाँ वर्टिकल प्लेन में ऊपर और नीचे की तरफ है दोस्तों, और यहाँ इस अपोजिट टर्मिनल पे दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि बाहर वेज पे तुम्हारी तरफ जा रहा है और डैश पे तुमसे दूर जा रहा है। इस तरीके से बोर्ड का अरेंजमेंट है। नाउ चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इनके अंदर वन बाय वन हमें सारे सिमेट्री एलिमेंट्स चेक करने। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है दोस्तों दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम सबसे पहले यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, उसमें सबसे पहले चेक करेंगे C2, और हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं कि होगी या नहीं होगी, यस और नो, और दूसरा क्वेश्चन होगी तो कितनी होगी, हाउ मेनी दोस्तों। तो आइए C2 निकालने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ इस मॉलिक्यूल में से ऐसी एक्सिस पास करने की कोशिश करेंगे जिसके अराउंड 180 डिग्री रोटेट कराने पर, C2 मतलब एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री रोटेट कराने पर वो मॉलिक्यूल सेम आ जाए, ऐसा हम ट्राई करेंगे। तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन से दोस्तों एक तीनों कार्बन से एक एक्सिस पास कर दी, बिल्कुल एक लाइन जैसी सीधी एक्सिस पास कर दी, और इसके अराउंड 180 डिग्री का रोटेशन करवाया। और जैसे 180 डिग्री रोटेशन करवाऊंगा तो देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा जिन एटम के थ्रू आपकी एक्सिस पास होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये तो एज इट इज रह जाएंगे। बचे ये दोनों टर्मिनल, इनका क्या होगा रे, आइए देखते हैं इनका क्या होगा। वर्टिकल बॉन्ड वालों का इस एक्सिस के लोग जब 180 डिग्री ऊपर से बाहर की तरफ नीचे रोटेशन करवाया जाएगा तो दोस्तों ये 180 डिग्री में आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ऊपर वाला जो हाइड्रोजन रोटेट होकर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पीछे से रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा। ये दोनों टर्मिनल वाले हाइड्रोजन आपस में 180 रोटेट कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, तो रोटेट करने के बाद दोस्तों कुछ पता ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सेम ही रह रहे हैं दोस्तों। हेंस ये दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे, कह देंगे भाई ये आ जाएगा यहाँ और ये 180 डिग्री पे रोटेट होकर आ जाएगा यहाँ पे, और जो बनने वाले स्ट्रक्चर दोस्तों वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वर्टिकल स्ट्रक्चर ही लाई करेगी। नाउ हॉरिजॉन्टल वालों की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल बॉन्ड ये है आपके सामने दोस्तों, ये दोनों हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, ये रहा हॉरिजॉन्टल बॉन्ड का पेयर, एक पीछे की तरफ और एक वेज बाहर की तरफ, एक पीछे डैश की तरफ और एक वेज बाहर की तरफ दोस्तों, दोनों हॉरिजॉन्टल का पेयर है, बॉन्ड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड का पेयर है। नाउ इसमें से जो ये एक्सिस है मेरे पास, ये एक्सिस है, दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन करवाएंगे, इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगा दोस्तों, इस एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन होगा तो दोस्तों 180 रोटेट कराने पर अगेन ये हॉरिजॉन्टल वाले भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये वाली नीचे से रोटेट होकर दोस्तों यहां चली जाएगी पीछे की तरफ, और पीछे वाला जो CH बॉन्ड है दोस्तों डैश वाला, वो 180 रोटेट होकर वेज पे आ जाएगा, वेज पीछे चला जाएगा रोटेट होकर डैश पे, और डैश रोटेट हो जाएगा दोस्तों वेज पे। इस एक्सिस के लोग दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे, यानी कि यहां पर भी दोनों आपस में पलटी मारेंगे, और जब दोनों आपस में पलटी मारेंगे ये ऊपर से यहां पे और ये नीचे से दोस्तों यहाँ एक दूसरे की जगह ले लेंगे, और यहाँ पे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे, हालांकि आपस में पलट चुके हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऐसा करने पर जब 180 डिग्री का रोटेशन जब हम कराएंगे तो ऐसा करने पर हमारी जो स्ट्रक्चर नंबर 1 इनिशियल स्ट्रक्चर थी और स्ट्रक्चर नंबर 2 सेकंड स्ट्रक्चर थी वो एज इट इज एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल आ रही है। देखो देखो बिल्कुल सामने देखो, इधर भी लेफ्ट में वर्टिकल, इधर भी लेफ्ट में वर्टिकल, राइट हॉरिजॉन्टल, हेंस दिस टू स्ट्रक्चर विल बी नोन एज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्यों, पीछे वाले लेक्चर जाके देख लो, आपस में जो सुपर इंपोजेबल है उनको हमने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का नाम दिया है। दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए तो दोस्तों ये एक्सिस, ये मामूली एक्सिस अब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज
C2 एक्सिस सिमेट्री। तो ये आपकी एक्सिस C2 एक्सिस सिमेट्री कहलाई और हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया कि होगी या नहीं होगी। तो आंसर इज यस 100% होगी। C2 विल एग्जिस्ट हियर, C2 विल एग्जिस्ट हियर, डेफिनेटली यहाँ पे C2 एग्जिस्ट करेगी। द क्वेश्चन इज कितनी होंगी रे भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए तुम्हें क्या लग रहा है एलिन में कितनी C2 होंगी। इमेजिन करके देखो, एक C2 मैंने तुम्हें बता दी है और अब मुझे बताइए कि आपके पास ओवरऑल क्या लग रहा है कितनी टोटल C2 लाई करेंगी। हाउ मेनी टोटल C2 लाइज इन एलिन। सो फटाफट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सब बच्चे आंसर देंगे। इमेजिन करके बताओ तुम्हारी इमेजिनेशन कहां तक जाती है, मैं भी देखना चाहता हूं कि एलिन में कुल मिलाकर कितनी C2 लाई करेंगे। होगी या नहीं होगी, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, यस होगी। अब कितनी होगी ये क्वेश्चन है, उसका तुम्हें आंसर देना, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी क्विक आंसर। हाँ, किसी का कहना एक, किसी का कहना दो, किसी का कहना तीन। धर्मवत्र सुमन जी, आप शायद मेरी पहली क्लास में आए हैं दोस्त। ये चीजें मैं 4 बार रिपीट करा चुका हूं, तो स्पीड क्या रखनी है, कैसे रखनी है, वो मैं भले अच्छे से जानता हूं दोस्त। अगर आप इस चीज को कवर अप नहीं कर पा रहे, उसके दो बेसिक रीजन है। एक, आपने मेरे या तो प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं, नहीं लिए तो फिर इस लेक्चर में बैठने का बैठ के आप लेक्चर देख सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस लेक्चर इफ यू हैव नॉट वॉच्ड। और देख लिए हैं तो भाई आपको अपने कैलिबर को बाकी बच्चों के जितना मैचअप करना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल अटेंटिव बैठ रहिए क्लास में, नहीं तो दोस्त बाकी लोग तेरे से आगे निकल जाएंगे और तू वहीं का वहीं रह जाएगा। तो धरवत सुमन जी, किस समय कितनी स्पीड से कराना है, तो बहुत स्लो करा रहा हूँ दोस्त, तो टू मच स्लो है। उस बैच में आ कभी जिसमें 2-3 महीने में सिलेबस खत्म कराते हैं, तब तुझे पता लगेगा स्पीड क्या होती है। तो टू मच स्लो यार। मैंने तेरे को क्या बोला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, बोला मैंने, शायद तूने मेरे लेक्चर देखे नहीं भाई, इट्स लेक्चर नंबर 6, और मैंने स्टार्टिंग बोला कि ये टू मच स्लो है, लेक्चर नंबर 6 नहीं है। इसमें मैंने केवल 3 ही लेक्चर का कंटेंट करवाया भाई, छठा लेक्चर चल रहा है, नाम का छठा लेक्चर है, कहानी 2 ही लेक्चर की हुई है इसमें। मैं तो टू मच स्लो चल रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ कि मुझे अगले मंडे को छुट्टी वाले दिन 2 एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़ेंगे तुम्हारे ओवरऑल मैचअप करने के लिए। सो पढ़ते रहिए दोस्त। ओके चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी C2s विल एग्जिस्ट हियर। तो आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 3। द करेक्ट आंसर इज ओवरऑल 3 C2s विल एग्जिस्ट हियर। कुल मिला के 3 C2 यहां लाई करेंगी। अब बहुत सारे बच्चों के बाद हजम नहीं हो रही, 3 C2 कैसे लाई करेंगे, कैसे 3 C2 लाई करेंगे, एक ही होगा सब, ये लेफ्ट राइट से एक ही निकल रहा है और तो निकलने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं दोस्तों, नहीं। कुल मिला के 3 C2 यहां पे देखे जाते हैं दोस्तों, और वो 3 C2 समझने के लिए अब थोड़ा सा आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। देखिए कई बार कुछ सिमेट्री एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाते हैं भाई, कैसे यहां से पास कर रहा है, जैसे कि यहां से देखने में पता लग रहा था लेफ्ट राइट से एक एक्सिस पास कर दो, C2 एग्जिस्ट कर जाएगा। बट बाकी के दोनों C2 अगर मैं तुम्हें इसी स्ट्रक्चर में दिखाने लग गया, तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि कैसे पास हो रहा है, सब इमेजिन नहीं हो रहा। तो बाकी के 2 C2 का इमेजिन करने के लिए जब आपकी इमेजिनेशन डिफिकल्ट हो जाए, तो कई बार हमें स्ट्रक्चर को एक इजी इमेजिनेशन से कनेक्ट करना पड़ता है। वो इजी इमेजिनेशन क्या होती है, इमेजिनेशन है नहीं। जब आपकी इमेजिनेशन डिफिकल्ट हो, तो उस इमेजिनेशन को जो दुनिया में तुमने इजी इमेजिनेशन पहले से कभी ना कभी कर रखी है, बार-बार तुमने देखी है, उसके साथ को रिलेट कीजिए। जैसे कि जो तुमने बार-बार स्ट्रक्चर्स कभी जिंदगी में पढ़ी है, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइडल, सर्कल, स्फीयर, कोन, ऐसे तुम स्ट्रक्चर बहुत बार बचपन में पढ़ चुके हो, देख देख के आ चुके हो, तुम्हारे मन में जानते हो, तो ये ऐसे दिखती है। सो समहाउ समटाइम्स आपके पास क्या होगा कि कुछ इमेजिनेशन डिफिकल्ट होगी, तो ऐसे केस में उस इमेजिनेशन का अच्छा दोस्तों एक मैं कहूंगा कि इमेजिनेशन करने के लिए अच्छा अच्छे तरीके से उसको इमेजिन करने के लिए हमें चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है विद इजी सिस्टम्स। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। बाकी एक सीटू तो ये रही, बाकी 2 सीटू को समझने के लिए हम एलिन का एक इजी रिप्रेजेंटेशन समझने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए एलिन मॉलिक्यूल में, अभी मैंने कहा मॉलिक्यूल के अंदर C डबल बॉन्ड C, ये 2 बॉन्ड जिस प्लेन में है ये वर्टिकल प्लेन है, और ये 2 बॉन्ड जिस प्लेन में है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ज्यादा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दोनों प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है दोस्तों, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये एलिन का ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम दुनिया में क्यूबॉइडल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूबॉइडल रिप्रेजेंटेशन लेके यहाँ उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तुमको कैसे होगा सर, आइए मैं क्यूबॉइडल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाता हूँ। क्यूबॉइडल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ बना के देखते हैं दोस्तों, सामने देखिए। क्यूब नहीं क्यूबॉइडल है दोस्तों, तीनों साइड बराबर नहीं है। यहाँ पे साइड का रिलेशन बताऊंगा कि साइड का रिलेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लिया जहाँ पे A इक्वल टू B तो है, A इक्वल टू B तो है, नॉट इक्वल टू C है। अब ये A कौन सी है, B कौन सी, C कौन सी दोस्तों, मैं आइए वो भी समझा देता हूँ दोस्तों। लीजिए यहाँ पे हमने A मान लिया, मान लीजिए हमारे पास जो विड्थ है इसको हमने A मान लिया, और B जो है उसको हाइट हमने मान लिया दोस्तों। तो हम कहेंगे
ए और बी तो बराबर है, यानी विड्थ और हाइट तो यहाँ पे बराबर है दोस्तों, और जो सी यानी कि लेंथ है उसको हमने यहाँ पे डिफरेंट ले लिया। सी यहाँ पे जो लेंथ है वो डिफरेंट लिया। तो अब तुम आसानी से समझ जा रहे हो कि इस क्यूबोइडल में जो लेंथ विड्थ और हाइट है उनका आपस में क्या रिलेशन है। ये दोनों आपस में बराबर है, इसको आप ए और इसको बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुल मिला के मैंने कहा कि हाइट और ये जो विड्थ है मैंने बराबर ली, और जो सी है यहाँ पे लेंथ उसको मैंने अनइक्वल ले लिया। तो दोस्तों अगर ए और बी बराबर होंगे तो साफ साफ समझ में आएगा भाई साहब, जो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर आ गई, इसके अपोजिट साइड ये वाली भी ए होगी और इसके अपोजिट साइड ये वाली भी बी होगी, और क्योंकि ए और बी आपस में इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल है, हेंस इट विल बी अ स्क्वायर। ये जो कोने वाला, ये जो आपका लेफ्ट वाला फेस होगा ये स्क्वायर होगा, ये लेफ्ट वाला फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट वाला स्क्वायर है तो राइट वाला भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक क्यूबोइडल ऐसा क्यूबोइडल है जिसमें दोस्तों लेफ्ट राइट वाले तो स्क्वायर बना दिए हमने, यानी कि दो फेस तो स्क्वायर बना दिए। एक क्यूब में कुल मिला के 6 फेसेस होते हैं। इमेजिन करिए कमरे को, इस कमरे में आप बैठे हुए हैं, लेफ्ट फेस, राइट फेस, अपर फेस, लोअर फेस, आपके सामने 6 फेस है। तो 6 फेस में से दोस्तों इस क्यूबोइडल के दो फेस स्क्वायर है, और तीसरे ऊपर वाले फेस की बात करूं तो इसमें सी लेंथ आ रही है जो कि अनइक्वल है। तो यहाँ पे कहेंगे ऊपर वाले जो फेस होगा रेक्टेंगल कहलाएगा, नीचे वाला जो फेस होगा रेक्टेंगल कहलाएगा, सामने वाला फेस भी रेक्टेंगल है, पीछे वाला फेस भी रेक्टेंगल है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो आप एलीन क्यूबोइडल में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसमें लेफ्ट राइट का दो फेस स्क्वायर है जिसमें ए और बी बराबर है, सी अनइक्वल है, और 4 फेसेस रेक्टेंगल है। इतनी बेसिक बातें हमने सीख ली है। अब इसको इस पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बड़ा आसान रिप्रेजेंट करा दोस्तों। हम कहेंगे बीच में सेंटर में सी डबल बॉन्ड सी का स्केलेटन लगा दीजिए। इसी वजह से ये सी लेंथ जो है वो बड़ी हुई थी, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी का स्केलेटन आ रहा था ना। हम ये जानते हैं कि दोनों जो आपके टर्मिनल पे लगे हुए बॉन्ड्स के पेयर है ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर में होते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, और या स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। हम ये काम करेंगे कि एक टर्मिनल स्क्वायर के एक डायगोनल पे लगाएंगे तो दूसरा टर्मिनल स्क्वायर के दूसरे परपेंडिकुलर डायगोनल पे लगाएंगे, और ऐसा करते ही हमारा एलीन रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा दोस्तों। तो मैं कहूंगा कि मेरे पास अगर लेफ्ट स्क्वायर है तो इसके एक डायगोनल पे एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया, इसके एक डायगोनल पोजीशन पे एक हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। पीछे वाले हाइड्रोजन को डैश से जोड़ देंगे दोस्तों, कार्बन से। कार्बन की चेन सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर में है, सेंटर से पीछे एक हाइड्रोजन है, और ये बाहर वेज पे है, इसको वेज पे जोड़ देंगे दोस्तों। ये लेफ्ट स्क्वायर के इस वाले डायगोनल पे है ना। लेफ्ट स्क्वायर के इस वाले डायगोनल पे तो एक बात तो तय हो गई कि राइट स्क्वायर के सेम डायगोनल पे तो हाइड्रोजन नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो पैरेलल वाले हो जाएंगे। तो दूसरा डायगोनल जो होगा वो परपेंडिकुलर डायगोनल होगा। स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, बड़े अच्छे जानते दोस्तों। हेंस जो यहाँ राइट हैंड साइड में पेयर आएगा वो अपोजिट डायगोनल पे आएगा, जो कि इस डायगोनल के अपोजिट होगा, यानी कि ये वाली पोजीशंस पे आपके हाइड्रोजन लगे होंगे। ये वाला सेंटर से बाहर है, इसको वेज पे जोड़ देंगे दोस्तों, ये वाला सेंटर से पीछे इसको डैश पे जोड़ देंगे। and this is how alene is represented in a cuboidal system where a equal to b and c is not equal। लेफ्ट राइट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के अपोजिट डायगोनल पे ये डायगोनल इस पैरेलल है, पर ये डायगोनल राइट हैंड साइड में इस तरीके से है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हेंस अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो इस डायगोनल के लॉन्ग लाई करने वाला प्लेन और इस डायगोनल के लॉन्ग लाई करने वाला प्लेन, ये प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे, और प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो टर्मिनल वाले बॉन्ड्स आपके ये प्लेन जिस प्लेन में है वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। ये वाली कंडीशन वहां सेटिस्फाई हो जाएगी दोस्तों। तो हम कहेंगे दोस्तों कि आपका जो आपका ये मॉलिक्यूल है, या तो आप ऐसे दिखाओ या आप ऐसे दिखाओ, आपकी मर्जी दोस्तों। अब तुम कहोगे इस मॉलिक्यूल को आपने यहां तक कैसे पहुंचाया, ये समझा दो सर। हाउ दिस मॉलिक्यूल गोस टू दिस सिचुएशन, कैसे चला गया। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। समझने के लिए एक एक बोर्ड का पेयर लेके चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए, देखिए मैंने आपको कहा कि लेट्स सपोज मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास एक बोतल है, भाई साहब इस बोतल को मैं ऐसा गदा बना लूं, इस बोतल को वैसे मैं तीर बना लूं, इस बोतल को मैं तुम्हारी तरफ से फेंक के मारूं, तो भाई साहब बोतल तो बोतल ही रहेगी, ये बोतल सोना तो ना बन जाएगी दोस्तों, है ना। हेंस सिमिलरली जब एक कंप्लीट मॉलिक्यूल, हां बट अगर मैं इस बोतल का ढक्कन खोल दूं तब मैंने इसमें इंटरनल चेंजेस करा दिया। ढक्कन खोलना एक इंटरनल चेंज है, अभी कोई दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन चुकी है भाई, अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन चुकी है। हेंस ध्यान रखिए जब तक मॉलिक्यूल में इंटरनल चेंजेस नहीं होते, जब तक मॉलिक्यूल में इंटरनल यानी कि अंदर के बॉन्ड एंगल वगैरह चेंज नहीं होते, तब तक वो मॉलिक्यूल सेम रहता है दोस्तों। तो इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मैं ऐसे रेल बना दूं, कुछ भी बना दूं, ये पूरा एलीन सेम रहेगा, एलीन का एलीन रहेगा। सो इस एलीन की ये सिचुएशन कैसे हम समझ सकते हैं, तो वन बाय वन समझते हैं कि कार्बन के डंडों का कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन के डंडे तो मैच हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नॉर्मली तुमने सेंट्रल बोर्ड में दो बॉन्ड दिखा रखे हैं, यहाँ एक बाहर एक्जेक्टली बाहर की तरफ परपेंडिकुलर यानी इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेज पे बाहर और एक डैश पे पीछे बॉन्ड दिखा रखा है, जबकि यहाँ दोनों टर्मिनल तुमने वेज डैश पे दिखा रखे हैं। तो पहले वेज डैश के कांसेप्ट को तरीके से समझिए दोस्तों। लेट्स सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि मान लीजिए मेरा ये सेंट्रल प्लेन है, मान लीजिए ये कीबोर्ड मेरा एक सेंट्रल प्लेन है दोस्तों। लेट्स सपोज इट्स अ सेंट्रल प्लेन। दोस्तों सेंट्रल प्लेन में जो भी बॉन्ड होगा वो प्लेनर दिखाया जाएगा, प्लेनर दिखाया जाएगा। सेंट्रल प्लेन से जो बाहर बॉन्ड होगा वो वेज पे दिखाया जाएगा, पीछे वाला डैश पे दिखाया जाएगा। ये बात आप समझते हैं। और दोस्तों सेंट्रल प्लेन से सेंट्रल प्लेन में कहीं भी यहाँ हो सब प्लेन में होंगे, प्लेन में होंगे, प्लेन में होंगे, सब प्लेन में होंगे। सेंट्रल प्लेन से हल्का सा भी बॉन्ड अगर बाहर निकल गया तो वो वेज बन जाएगा, हल्का सा भी पीछे चला गया तो डैश बन जाएगा। अब बाहर जितना जाएगा यहाँ भी वेज है, 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 वेज 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 और यहाँ आके वो प्लेन में आ जाता है। फिर पीछे जाकर डैश 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 और यहाँ पे फिर से प्लेन में आ गया, फिर वेज वेज। मतलब कहने का मतलब वेज और डैश कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। वेज और डैश प्लेन से जस्ट बाहर या प्लेन से कंप्लीट बाहर की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये प्लेन है तो ये बाहर वेज है, ये भी वेज है, ये भी वेज है, सारे वेज सिचुएशंस है। तो यहाँ पे ये वेज का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बाहर आया होगा, नहीं। इस वेज का मतलब है कि थोड़ा सा प्लेन से बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वेज का डैश का मतलब है प्लेन से पीछे जा रहा है, डैश है। इस वेज का मतलब है सेंट्रल प्लेन से बाहर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इस डैश का मतलब है सेंट्रल प्लेन से पीछे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कुछ मिला के बातें, ये छोटी छोटी बातें हमने यहाँ पे समझी। आइए अब इनको कोरिलेट करते हैं ऐसे। कैसे करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों समझिए ध्यान से कि मान लीजिए लेट्स सपोज मेरे पास वर्टिकल प्लेन में दो सिस्टम लाई कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में दो बॉन्ड लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, और ये वर्टिकल प्लेन में दो बॉन्ड लाई कर रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक पीछे की तरफ, ठीक है। एक एक करके समझते हैं, पहले एक टर्मिनल फिर दूसरा टर्मिनल। अगर मैं इस मॉलिक्यूलर सिस्टम को, पूरे मॉलिक्यूल को इंक्लूडिंग दिस वेज डैश, यहां पर भी बॉन्ड होंगे, यहां पर भी बॉन्ड होंगे, पूरे मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ 90 डिग्री रोटेट कर दूं। लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या होगा, जैसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये वर्टिकल वाले बन जाएंगे हॉरिजॉन्टल पे, और अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल वाले होंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले 90 डिग्री रोटेट करने पर बन जाएंगे वर्टिकल, ठीक है। समझिए दोबारा से, जब 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो वर्टिकल बन जाएंगे हॉरिजॉन्टल, और दोस्तों हॉरिजॉन्टल वाले जो होंगे दोस्तों वो बन जाएंगे वर्टिकल, ठीक है। इट्स वेरी इजी। सो
एक रोटेशन कराने वाला हूं, उस रोटेशन को ध्यान से देखना। नाउ द रोटेशन इज, यहाँ पे दो हमारे ये वर्टिकल प्लेन के CH बॉन्ड लगे हुए, कार्बन कार्बन की चेन है। मैं इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ रोटेट करा रहा हूं, बात सही है, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं पीछे की तरफ, और अब की बार 0 और 90 के बीच का, यानी कि 45 डिग्री का रोटेशन करवा रहा हूं, 45 डिग्री रोटेशन। ये कंप्लीट 90 करवा देता तो हॉरिजॉन्टल बन जाता, ये अभी 0 पे वर्टिकल है, कंप्लीट 90 पीछे करवा दूंगा तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा दोस्तों। बट मैं ना तो 0 करवा रहा हूं ना 90 करवा रहा हूं, मैं 45 करवा दूं। जब 45 करवाऊंगा तो ये जो लेफ्ट वाले बोर्ड का पेयर होगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएगा, टिल्टेड में पीछे वाला जो बोर्ड है, ऊपर वाला अब सेंट्रल प्लेन से बाहर निकल चुका है, मेरा मुंह जो है सेंट्रल प्लेन में है, तो ये वाला जो बोर्ड है वो सेंट्रल प्लेन से पीछे की तरफ है, सेंट्रल प्लेन से पीछे वाले को डैश दिखाएंगे, और ये वाला बोर्ड सेंट्रल प्लेन से बाहर आ चुका है तो इसको वेज दिखाएंगे। यानी अब ये ऊपर वाला डैश बन चुका है, नीचे वाला वेज बन चुका है, और ये सिचुएशन यहाँ पे यही है, ऊपर वाला डैश है, नीचे वाला वेज है। यानी कि यहाँ से ये सिचुएशन हम कैसे लेके आए, यहाँ से इस सिचुएशन को अगर मैं हल्का सा 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड यही बन जाएगा दोस्तों। अब आइए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, और मैं इसको, क्योंकि कंप्लीट मॉलिक्यूल 45 डिग्री रोटेट हुआ है तो लेफ्ट वालों का 45 रोटेशन ऐसा बन जाता है, ये तो हमने समझ लिया। हॉरिजॉन्टल वालों का 45 रोटेशन कैसा होगा, जरा देखिए, पीछे की तरफ 45 करेंगे। अगर दोस्तों मैं कंप्लीट 90 करवा देता तो ये वर्टिकल बन जाती ऐसे, और मैं 45 करवा आधा, तो ये 45 जब कराएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में अब ये बाहर है, वेज है, अभी भी स्टिल वेज है, सेंट्रल प्लेन से जो बाहर है वो वेज ही कहलाएगा, और ये ऊपर की तरफ वेज है, देखो ऊपर वाला वेज बन गया है। और सेंट्रल प्लेन से दोस्तों सेंट्रल प्लेन नीचे की तरफ है, ये वाला बॉन्ड पीछे जा रहा है, सेंट्रल प्लेन से अगर पीछे जाएगा तो ये डैश कहलाएगा, तो नीचे वाला डैश ऊपर वाला वेज, और ये दोस्तों यही सिचुएशन है, ऊपर वाला वेज नीचे वाला डैश। यानी कि दोस्तों यहाँ जो ये मॉलिक्यूल है इसको हल्का सा पीछे की तरफ 45 रोटेट कर दो तो यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें रिमोट कैसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं भाई, रिमोट तो रिमोट ही रहेगा ना दोस्तों। तो इंटरनल चेंजेस नहीं करवाने हैं, इंटरनल चेंजेस नहीं करवाने, शर्त ही है इंटरनल चेंजेस नहीं करवाने हैं। और पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करके ब्रह्मांड में घूम जाओ, वो मॉलिक्यूल सेम रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इस पूरे मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ 45 रोटेट करेंगे तो यही आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, देखो दोस्तों देखने के लिए। और मैंने कहा था एक स्ट्रक्चर को लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, और कुछ दुनिया में पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे होंगे जहां से ऐसा नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो दोस्तों सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है। एग्जांपल के तौर पे मैं इस बोतल को ऐसे खड़ा कर दूं, तुम इसका फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बनाओ, और इसमें बोतल को टेढ़ा कर दूं 45 डिग्री पे दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर बनाओ, तो जो इनिशियली ये स्ट्रक्चर बनाई थी और ये स्ट्रक्चर बनाई थी, भले ही स्ट्रक्चर दिखने में अलग-अलग हो, पर क्या उससे बोतल बदल जाएगी क्या? ये सोने की बोतल, ये पीतल की बोतल ऐसे बन जाएगी क्या? ऐसे ये पहले भी स्टील की बोतल है और 45 डिग्री पे भी स्टील की बोतल ही रहेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। सो दोस्तों हेंस दिस मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस सिचुएशन, एंड नाउ जब इस सिचुएशन में दिखा जा सकता है तब बारी आती है दोस्तों C2 को समझने की, कि इसकी हेल्प से हमने दावा किया था कि C2 समझेंगे, कैसे समझेंगे आइए अब हम जानते हैं दोस्तों। सामने देखिए, फालतू की बात पे मैं हटा देता हूं। एक C2 हम समझ चुके, बाकी की दो C2 यहां से कैसे समझ जाएगी आइए समझाता हूं। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों ने ये भी क्वेश्चन चला, हमें कैसे पता लगेगा क्यूब बनाना है, क्यूबॉइडल बनाना है? समय के साथ तुम सब समझ जाओगे भाई। मैं तुम्हें वो सभी सिस्टम करवा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं, और जहां पे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो तुम्हें खुद से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें करवाई दूंगा, या तो क्लास में या क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। दैट्स ऑल। प्लीज जो बच्चे लेट आए हैं या बीच में आए हैं दोस्तों, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि डू नॉट कमेंट मीनवाइल आई एम टीचिंग। जब मैं कुछ बात तुम आप या आप सबको कमेंट पूछने को कहूं या क्वेश्चन पूछने को कहूं, तब क्वेश्चन पूछना, और कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन करना है तो लेक्चर के एंड में बातें करना भाई प्लीज। अभी आप देखते रहिए लेक्चर्स को, बीच में कमेंट ना करें। सामने देखिए। सो अब हम C2 समझने वाले। देखिए तीनों C2s में पहली C2 हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। एक बार इसी C2 को क्यूबॉइडल सिस्टम में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये C2 कहां से पास हो रही है? तीनों कार्बन से पास हो रही है, सबसे इजीएस्ट है। तो यहाँ क्यूबॉइडल सिस्टम में इसी C2 को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक C2 निकाल रहा हूँ, तो मैं इन तीनों कार्बन के सेंटर से, जो कि सेंटर ऑफ द क्यूब में प्रेजेंट है, मान लीजिए क्यूब या सॉरी क्यूबॉइडल प्रेजेंट है, मान लीजिए क्यूबॉइडल है, कार्बन 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 बिल्कुल एक सेंटर में प्रेजेंट है दोस्तों। तो सेंटर से जब एक्सिस पास करूंगा तो ये एक्सिस जो है, कमाल की बात है, एक्सिस जो है दोस्तों, यहाँ ये जो एक्सिस है, ये दोनों फेस सेंटर, लेफ्ट राइट स्क्वायर के फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर और ये वाला फेस सेंटर, लेफ्ट राइट स्क्वायर है, लेफ्ट में एक फेस है दोस्तों, राइट में एक फेस है, दोनों के फेस सेंटर से पास होगी और आगे निकल जाएगी। और इसके अराउंड जब 180 डिग्री रोटेट किया जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा जरा गौर से देखना। जब 180 डिग्री इसके अराउंड रोटेट करेंगे तो ये पहले यहां चेक कर लेते हैं, यहां चेक कर लेते हैं। देखो हम जानते हैं दोनों हाइड्रोजन, एक यहां ये एक राइट में एक क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में दोस्तों हम जानते हैं हाइड्रोजन अगर मैं यहां ले लूं, हाइड्रोजन यहां ले लूं और परपेंडिकुलर एक्सिस करूं, 180 डिग्री का रोटेशन करवाता हूं दोस्तों, तो ये घूम के यहां जाएगा, 180 पे ये घूम के यहां जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ रही है। सेम कहानी है कि एक्सिस जो है, जो कि फेस सेंटर से बाहर निकल रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर है, एंड स्क्वायर के डायगोनल पे दो हाइड्रोजन अवेलेबल है दोस्तों। तो ये हाइड्रोजन यहां से रोटेट होकर यहां चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां से रोटेट होकर यहां, ये दोनों हाइड्रोजन जो 180 डिग्री प्रेजेंट है, एक्जेक्टली 180 डिग्री प्रेजेंट दोस्तों, ये दोनों आपस में पलटी मार जाएंगे दोस्तों, आपस में यहां पलटी मार जाएंगे, ये घूम के यहां से यहां, ये घूम के यहां से यहां, 180 डिग्री पे आपस में दोनों पलटी मार जाएंगे, यानी आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम गोस फॉर दिस दोस्तों, ये एक्सिस इस लेफ्ट स्क्वायर के भी परपेंडिकुलर है, तो इसके भी दोनों हाइड्रोजन आपस में पलटी मार जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हुए, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हुए, और इनके कार्बन के सेंटर से एक्सिस पास होंगे, तो कार्बन की पोजीशन वैसे नहीं बदलेगी, एंड दिस एक्सिस विल बी कॉल्ड एज C2 एक्सिस। इसीलिए ये एक्सिस जो है वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, इसीलिए ये एक्सिस जो है वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। तो हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो यहां पे समझ लिए। अब तुमको ये एक्सिस और ये वाली एक्सिस क्या सेम है? क्या ऑब्वियसली बात है, सेम है यार। इसको ऐसे समझो C2 को, इस C2 को ऐसे समझो, बात तो बराबर ही है, काम तो सेम ही हो रहा है, वही टर्मिनल यहां पे रोटेट हो रहा है, वही टर्मिनल यहां पे रोटेट हो रहा है, बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये C2 अलग हो जाएगी, वो C2 अलग, ना ना ना, ये तो कॉमन C2 थी भाई, जो मैंने पीछे बनाई वही वाली C2 ये वाली है। तो ये हमारी पहली C2 आ गई। तो इसका क्या फायदा, तो हमने बनाई नहीं थी ना। देखो इसी को यूज करके, इसी के कांसेप्ट को यूज करके बाकी दो C2 भी हम समझेंगे। यहां पे जरा सामने देखिए, तो यहां से कांसेप्ट क्या समझ रहे हैं, गौर से देखिए कि भाई ये जो C2 पास हुई है उसका क्यूबॉइडल से क्या नाता है। तो ये जो C2 पास हो रही है वो क्यूबॉइडल के दो अपोजिट फेस सेंटर से पास हो रही है, तो हम कह देंगे टू अपोजिट फेस सेंटर से एक C2 पास होती है। तो भाई साहब एक क्यूबॉइडल में कुल मिला के 6 फेस सेंटर होते हैं,
लेफ्ट राइट फेस सेंटर, ऊपर नीचे वाले फेस सेंटर, आगे पीछे वाले फेस सेंटर। लेफ्ट राइट फेस सेंटर में से लेफ्ट राइट फेस सेंटर को कंसीडर करते हुए एक C2 पास हुई है, तो ऐसे टॉप डाउन से भी एक C2 पास हो सकती है, आगे पीछे से भी पास हो सकती है। होगी या नहीं होगी, आइए चेक कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि दो अपोजिट फेस सेंटर को यूज करके एक C2 होती है, तो कुल मिला के 6 फेस सेंटर होते हैं, तो क्या बाकी से भी C2 निकलेगी क्या? आइए देखते हैं। लेफ्ट राइट फेस सेंटर से एक C2 आ चुकी है, टॉप डाउन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने टॉप फेस सेंटर ले लिया, ये रहा एक्सिस निकाली, तो टॉप फेस सेंटर से और दोस्तों डाउन फेस सेंटर से एक्सिस पास की, जो कि इस कार्बन से पास होकर जाएगी, और जब इस कार्बन से पास होकर जाएगी दोस्तों, हाँ, सो जब इसके अलोंग पास होकर जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से जब 180 डिग्री का रोटेशन करवाया जाएगा, इस सेंटर से पास करेंगे, ऊपर वाले फेस सेंटर से नीचे वाले फेस सेंटर से एक्सिस पास करी, कार्बन से पास हुई, 180 डिग्री का रोटेशन जब कराएंगे, जिस एटम के अलोंग पास हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों, बाकी सब अपनी पोजीशन बदलेंगे। तो वन बाय वन चेक करते हैं। पहले हाइड्रोजन की बातें करते हैं। हाइड्रोजन का क्या होगा दोस्तों, यहाँ लेफ्ट पे दोबारा से आते हैं, इस वाले पे दोबारा से आते हैं। देखिए, जिस फेस सेंटर से एक्सिस पास हुई थी, उस फेस सेंटर वाले फेस के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हुए थे। जिस फेस सेंटर से एक्सिस पास हुई थी, उस फेस के जो हाइड्रोजन थे वो आपस में इंटरचेंज हुए थे। सेम कांसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। जिस फेस सेंटर से पास हुई है, ऊपर वाला फेस सेंटर, नीचे वाला, तो ऊपर वाला फेस सेंटर है, तो ऊपर वाले फेस के जो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन इस फेस के हैं, इस ऊपर वाले फेस सेंटर वाला फेस ऊपर वाला है, अरे फेस सेंटर ऊपर वाले फेस का है, तो ऊपर वाले फेस के ही दो हाइड्रोजन आपस में 180 डिग्री पे है। भले ये रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में भी हम जानते हैं परपेंडिकुलर सिटी लाई करती है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 180 पे रोटेट होकर यहाँ पे 180 रोटेट यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो फेस सेंटर है, इस फेस के दोनों हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रोटेट होकर यहाँ हम दिखा देंगे, ये हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से रोटेट होकर हम यहाँ दिखा देंगे, और हेंस हम कह देंगे ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर वाले आपस में पलटी मार जाएंगे। ऊपर वाले फेस सेंटर से एक्सिस पास हुई तो ऊपर वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट हो गई, नीचे वाले फेस सेंटर से एक्सिस पास हुई तो नीचे वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये पीछे की तरफ ऐसे जाके यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा 180 रोटेट करने पर, और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आके इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। नीचे वाले दोनों फेस के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज, ऊपर वाले दोनों फेस के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज। क्या बच गया? तो कार्बन बच गए। अब ये इस एक्सिस के अराउंड जब रोटेशन होगा, तो मान लीजिए सी डबल बॉन्ड है, एक्सिस ये रही, तो एक्सिस के अराउंड जब रोटेशन होगा, तो किस कार्बन के दोनों सिरे आपस में इंटरचेंज होंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पीछे से रोटेट होकर 180 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा दोस्तों। हेंस ईच एंड एवरी एटम अपने दोबारा से सेम पोजीशन ले चुका है, मतलब सेम एटम्स की सिचुएशन में आ चुका है दोस्तों। दोनों कार्बन आपस में पलटी, ये सेम रहेगा, ऊपर वाले दोनों हाइड्रोजन आपस में पलटी, नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन आपस में पलटी। हेंस ये एक्सिस जो है, जिसके लोग 180 डिग्री का रोटेशन करवाया, अब ये मामूली एक्सिस नहीं बची, ये C2 एक्सिस कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज C2 एक्सिस, दिस विल बी कॉल्ड एज C2 एक्सिस। अब इन C2 एक्सिस को और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाले C2 तो लेफ्ट राइट की है, यानी कि X एक्सिस के अलोंग C2 बोल सकते हैं। ये वाले ऊपर नीचे की है, इसको हम Z एक्सिस के अलोंग C2 बोल सकते हैं दोस्तों, यानी कि दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दोनों C2। अब ये एक X के अलोंग एक Z के अलोंग, तो बाय डिफॉल्ट एक Y के अलोंग भी C2 होनी चाहिए दोस्तों, आमने सामने। Y बोले तो देखिए लेफ्ट राइट X, ऊपर नीचे Z, Y आमने सामने, बिल्कुल परपेंडिकुलर आमने सामने। तो आमने सामने की C2 कैसे निकलेगी? लेफ्ट राइट फेस सेंटर से C2 निकाल चुके, टॉप डाउन फेस सेंटर से निकाल चुके, तो बाकी फेस पेयर कौन सा बचा? आमने सामने का। फ्रंट फेस का आपका सेंटर और बैक फेस का आपका सेंटर जो है, दोनों फेस सेंटर से एक्सिस निकालोगे तो आमने सामने वाले फेस एक्सिस निकलेगी दोस्तों। तो जब निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकालना, जरा सामने देखिए दोस्तों, ये रहा फ्रंट फेस सेंटर, ये रहा बैक फेस सेंटर, इसी के लोग रोटेशन करवाना 180 डिग्री का दोस्तों। तो क्या होगा? बैक फेस सेंटर की जब हम बात करेंगे, तो बैक फेस सेंटर वाले दो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बैक फेस के दोनों डैश डैश में, ये वाले आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे दोस्तों। ये वाले यहाँ पे इंटरचेंज होंगे दोस्तों, ये वाला रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा और ये पीछे वाला रोटेट होकर इस वाले की जगह ले लेगा। पीछे वाले फेस सेंटर के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज, इसको मैं पीछे वाले फेस सेंटर को पिंक कलर से दिखा देता हूँ। और फ्रंट वाला मैंने फेस सेंटर ले लिया ऑरेंज। तो फ्रंट वाला फेस सेंटर के जो हाइड्रोजन है, ये वाला फ्रंट वाला फेस के हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन वेज पे जो है बाहर की तरफ है, फ्रंट है। इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फ्रंट फेस के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज, बैक फेस के हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज, हाइड्रोजन तो आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं आमने सामने वाले फेस सेंटर से। बचे दो कार्बन है, एक कार्बन से तो एक्सिस ही पास हो रही है, जिससे एक्सिस पास हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। अब इसके बाकी दो कार्बन दोस्तों, तो गौर से देखिए, दो कार्बन ऐसे एक्सिस आपकी बिल्कुल आमने सामने की तरफ वाई एक्सिस के अलोंग बिल्कुल ऐसी है। तो जब इसके अलोंग रोटेशन होगा, तो ये दोनों कार्बन ऊपर से यहाँ से एक कार्बन यहाँ आएगा, नीचे से एक कार्बन यहाँ आके इंटरचेंज हो जाएगा, यानी एक कार्बन यहाँ ऊपर से आएगा और एक कार्बन यहाँ प्लेन में ही नीचे से आएगा दोस्तों, और यहाँ आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो दोनों कार्बन भी जो बचे हुए थे वो भी इंटरचेंज हो गए, हेंस सेम स्ट्रक्चर बन जाएगी, सभी एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए, और कुल मिला के हमारी तीसरी C2 कहलाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड C2, और इस तरीके से कहलाएगी दोस्तों हमारी थर्ड C2, विल बी कॉल्ड एज C2 थर्ड C2। तो कुल मिला के हमारे पास तीन C2 लाई करते हैं, एक X एक्सिस के लोग, एक Y के लोग, एक Z के लोग, 3 C2s व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीन C2s यहाँ पे लाई करती है, लेफ्ट राइट फेस सेंटर के लोग, टॉप डाउन फेस सेंटर के लोग दोस्तों, आमने सामने फेस सेंटर के लोग, तीन परपेंडिकुलर C2 लाई करती है, जो कि आप नॉर्मल सिचुएशन पे यहाँ नहीं समझ सकते थे। यहाँ से तुम उस तीन C2 को नहीं समझ पाओगे, क्यों? अभी और समझा दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे तीन C2 होती है व्हिच आर परपेंडिकुलर, 3 C2s परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है दोस्तों। अब ये तीन C2 जो है, इनमें से अगर तुम देखो थोड़ा सा देख, एक और इसमें क्लासिफिकेशन करवाओ। ये C2 जो है लेफ्ट राइट वाली तीनों कार्बन से पास हो रही है, ये वाली C2 टॉप डाउन वाली एक कार्बन से पास हो रही है, ये वाली C2 जो है आगे पीछे वाली ये भी एक कार्बन से पास हो रही है। तो ये दो तो एक कार्बन से पास हो रही है और ये तीन कार्बन से पास हो रही है। ये दोनों सेम टाइप की है, C2 तीनों ही है, पर थोड़ा सेम क्लास में इसको रख सकते हैं, इसको डिफरेंट क्लास में रख सकते हैं, है तीनों सेम, है तीनों C2 ही दोस्तों। तो पता है कि अच्छा ये भी C2 ये भी C2 इनमें से सेम टाइप की कौन सी है? तो सेम टाइप की दोनों है, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की है, उनके नेचर से पता लग रहा है कि तीन कार्बन से पास हो रही है। तो दोस्तों ये सारी बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब आइए इसका मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं दोस्तों। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा था कि सिमेट्री एट द टोटल वेबसाइट दोस्तों जो आपको देखनी पड़ेगी। तो सिमेट्री एट द टोटल वेबसाइट, इसको सिमेट्री एट द टोटल SYMMETRY@OTTERBEIN इस वेबसाइट को
यूज करना मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखा रखा है, प्लीज मेरी प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें बहुत कम कंटेंट है, बहुत स्लो करा रखा है दोस्तों, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप फटाफट देख सकते हैं, लेक्चर खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे, पहला ही ये सर्च करने पे पहला ही लिंक आएगा, इसको लिंक को क्लिक करिए, ऊपर एक होम बटन के साथ में ड्रॉप डाउन बटन होगा, इस पे क्लिक करिए, गैलरी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पॉइंट ग्रुप, इसके बगल में ड्रॉप डाउन का बटन आएगा, इस पे क्लिक करिए, अल्फाबेटिकली सिलेक्ट कर लीजिए। और हम क्योंकि एलीन मॉलिक्यूल की बात करें तो ए आएगा, ए ये रहा एलीन अल्फाबेटिकल में, एलीन ए लेटर पे पाया गया। सॉरी, अब एलीन मॉलिक्यूल ये रहा, अब देखने से बिल्कुल नहीं लगता ये एलीन है, पर दोस्तों थोड़ा सा इसको घुमाओगे देन यू विल रियलाइज ओ माय गॉड दिस इज एलीन। सी डबल बॉन्ड सी वर्टिकल प्लेन में बॉन्ड है एक पेयर, और दूसरा पेयर हॉरिजॉन्टल पेयर है। अगर देखो ध्यान से कि जिस पेयर में पीछे वाले बॉन्ड का पेयर है, सामने वाला बॉन्ड पेयर बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में है, यानी कि अगर हम देखें एक अगर वर्टिकल प्लेन में है, अगर एक वर्टिकल प्लेन में तो दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में। सो परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों दोनों लाई करते हैं, रस्सी खींच भी दे सकते। चलो तो आप इस मॉलिक्यूल का आनंद लेना चाहते हैं तो बिल्कुल घुमा फिरा के इस मॉलिक्यूल को अलग अलग एंगल से पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मैंने कहा था ना कि भाई एक मॉलिक्यूल को कहीं भी घुमा लो मॉलिक्यूल सेम ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई लीजिए ये वो मॉलिक्यूल है जो मैंने सिखाया था, इस मॉलिक्यूल को अगर पीछे की तरफ मैं 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो गया, कहा था ना ये पीछे की तरफ चला गया डैश कहलाएगा, ये बाहर की तरफ आ गया वेज कहलाएगा, ये बाहर की तरफ वेज कहलाएगा, ये पीछे की तरफ चला गया डैश कहलाएगा। तो ये मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, इसको 45 डिग्री पीछे रोटेट कराया तो ये मॉलिक्यूल दोस्तों ऐसा बन गया, इस तरीके का बन गया, इस तरीके का बन गया। अब इस मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन में आप सारी C2s को समझ जाओगे। देखिए यहाँ एक C2 अलग से रखी है, मैंने कहा था अलग क्यों रखी है, क्योंकि तीनों कार्बन से पास होती है, और बाकी दो C2 एक जगह रखी है दोस्तों, वो एक ही कार्बन से पास होती है, इनको कैटेगराइज कर रखा और कुछ नहीं है भाई दोस्तों, ठीक है। ये बातें ज्यादा बेहतर जानेंगे ग्रुप थ्योरी में, जो बच्चे नेट गेट के हैं जय वाले बच्चे तुम्हारे तो सभी C2 है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने देखिए प्लीज, सुनाओ एक C2 हमारे सामने है, इस C2 के लोग रोटेट करके देखिए दोस्तों, रोटेट जब करेंगे दोस्तों तो लेफ्ट राइट वाले C2 तो लेफ्ट राइट वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट, कार्बन इसी एक्सिस के लोग रोटेट हो जाएंगे। तो ये हमारी पहली C2, ये रही दूसरी C2 हमारे पास दोस्तों, सेकंड C2 ये रही टॉप डाउन वाली C2 दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, टॉप वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट, डाउन वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट, प्ले बटन करके देखिए, टॉप वाले आपस में रोटेट, नीचे डाउन वाले आपस में रोटेट। और अगर ये इमेजिनेशन में तुम्हें इस शेप में करा था कि भाई सर इसमें क्या बुराई है, ऐसा करवा दो सर, आपने जो ये वाला था ऐसे क्यों नहीं करवाया। देखिए ऐसे में ये वाला एक्सिस तो अगर मैं इस सिचुएशन में सारी C2 समझाने की कोशिश करता था, एक C2 तो ये वाले तो तुम बड़ी आसानी से समझ जाते कि लेफ्ट वाले आपस में, वर्टिकल वाले आपस में, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में, जो सबसे पहले मैंने सिखाया था। पर दोस्तों इसके अलावा बाकी C2 दिखाने की कोशिश करता तो ये थोड़ी सी टेढ़ी C2 नजर आ रही है, इसके रोटेशन करवाता तो मैं कुछ भी समझ नहीं आता, ये कैसे डायगोनल के लोग हो रहा है, पागल हो जाते तुम पागल, देखो ये कैसे हो रहा है, अच्छा फिर ये करवाता ये कैसे टेढ़ी सी C2 निकली हुई है, और ये क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो ये जो ओरिएंटेशन रोटेशन हो रहा है तुम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से नहीं समझ सकते, इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन तुम केवल एक C2 समझ सकते हो, वो ये वाला जो इनिशियल वाला था, ये वाला जो इनिशियल वाला था दोस्तों, ये वाला जो इनिशियल वाला था, इसके अलावा कोई और C2 नहीं समझ सकते, केवल एक ही C2 समझ सकते जो लेफ्ट राइट वाला था, इसके अलावा नहीं समझ सकते। इसीलिए हमने इसको कीबोर्ड रिप्रेजेंटेशन में रखा, कीबोर्ड रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए इसको 45 डिग्री हमने ऊपर नीचे रोटेट कर दिया। अगर कीबोर्ड तुम्हें बनाते हुए दिखाऊं मैं, दोस्तों हम कहेंगे ये हमारा फ्रंट वाला है, ये फ्रंट फेस आ गया, और ये बैक फेस आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए, आगे पीछे के कॉर्नर्स को जोड़ा हमने दोस्तों, आगे पीछे के कॉर्नर्स को जोड़ा, यहाँ तो जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, जुड़ते हुए नजर नहीं आएंगे दोस्तों, हाइपोथेटिकली जोड़ ले, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया। तो तुम समझ रहे होगे दोस्तों कि फ्रंट वाले कौन कौन से, फ्रंट वाले की हाईलाइट करो तो फ्रंट वाले एक ही फ्रंट वाला है दोस्तों, दिस इज फ्रंट वाला हाइड्रोजन, दिस इज फ्रंट वाला हाइड्रोजन, ठीक है। बैक वाला हाइड्रोजन कौन सा है, दिस इज बैक वाला हाइड्रोजन दोस्तों, बैक वाला हाइड्रोजन, ठीक है। खाली सा बैक वाला हाइड्रोजन है, खाली वाले बैक वाले हाइड्रोजन है, और भरे वाले आपके फ्रंट वाले हाइड्रोजन दोस्तों। ये क्यूबोइडल सिस्टम में लाई कर रहे हैं, जब इनको हम दिखाएंगे तो यहाँ से भी क्यूबोइडल सिस्टम साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। ज्यादा बेटर समझने के लिए दोस्तों हम कहेंगे कि यहाँ से आप C2 समझते हैं तो हम कहेंगे ये आमने सामने की C2 होगी, टॉप डाउन होगी, टॉप डाउन से रोटेशन कराएंगे, सॉरी उल्टा लगा दिया, ये टॉप डाउन वाली है, टॉप डाउन से रोटेशन कराएंगे तो जिसको तुमने सेलेक्ट किया उसी के सामने का प्ले बटन दबाइए, प्ले बटन दबाएंगे तो टॉप डाउन से ऊपर वाले आपस में, नीचे वाले आपस में रोटेट दोस्तों, डाउन वाली सॉरी आमने सामने वाली से रोटेशन कराएंगे तो फ्रंट वाले दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये वेज वाला और ये वेज वाला, ये दोनों डायगोनल वाले आपस में रोटेट, पीछे डायगोनल वाले आपस में रोटेट। गौर से देखना, एक बार में एक को लेकर चलना, इसको पकड़ना, देखना ये पक्का घूम के यहीं जाएगा, इसको पकड़ना। तो दोस्तों जब प्ले बटन दबाएंगे देखो ये वाला स्लो मोशन में आप देख भी सकते हो दोस्तों, स्लो मोशन में देखिए भाई कौन सा काम यहाँ से चालू होता है, ये देखो 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 जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये यहाँ जाकर समा गया, फ्रंट वाले आपस में, बैक वाले आपस में, सिमिलरली पीछे वाले भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के 3 C2 निकलेगी, और तीनों C2 देखिए एक्स एक्सिस के लोग, जेड एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर C2 लाई कर रही है, ऑल 3 C2s आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 3 C2 यहाँ पे हमने देखने को मिली दोस्तों, जिसमें से ये वाली C2 अलग है सबसे दोस्तों, क्योंकि ये वाली C2 यहाँ पे सबसे अलग है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाली C2 सबसे अलग है, कार्बन कार्बन से पास हो रही है, इसको अलग दिखा रखा है, और इन एक ही कार्बन से पास होने वाली C2 को एक साथ दिखा रखा है दोस्तों, इस कैटेगरी में एक साथ दिखा रखा है। दैट्स ऑल, ये C2 की कहानी थी जो हमने समझ ली किसके लिए दोस्तों, एलीन के लिए, समझ ली दोस्तों हमने एलीन के लिए। आई होप तीनों C2s आपको एलीन में समझ में आएगी। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए, जल्दी फटाफट एक बार कमेंट में बताइए कि आपको तीनों C2 समझ में आ गई है, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाए।
CH बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री ना भाई साहब, कंप्लीट देखिए एग्जैक्टली 120 डिग्री होगा या नहीं होगा वो हम देखो जनरल बोले तो sp2 स्टेट है, वहां कह देंगे 120 डिग्री का है, एग्जैक्ट है या नहीं है उसके लिए भाई आप जब इसका स्ट्रक्चर आएगा एलिन मॉलिक्यूल का वहां देखिए। यहाँ तो हम इसकी केवल उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो कि सिमेट्री एलिमेंट्स के थ्रू एग्जिस्ट कर रही है। मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बातें पहले ही हम समझ के मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर तुम्हें आती है, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड बातें आप सीखते हैं अक्सर केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में या अलग अलग जगह पे जहां बात करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों बहुत बढ़िया, सबको अच्छा समझ में आया, वेरी गुड। नाउ चलिए आइए दोस्तों फटाफट इस एलिन मॉलिक्यूल को खत्म करते हैं दोस्तों, आइए सामने देखिए। सो नाउ क्योंकि हम पहला काम C2 यानी कि एक्सिस सिमेट्री यहाँ पे निकाल चुके हैं, अब बारी है क्या यहाँ पे C3 एग्जिस्ट करेगी। देखिए C3 के लिए यू नीड 120 डिग्री एंगल, C3 के लिए चाहिए आपको 120 डिग्री का एंगल, और इस एलिन मॉलिक्यूल की अगर आप शक्ल देखो C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से 120 डिग्री का स्पेसिफिकेशन नजर नहीं आता। यहाँ पे C3 की कहानी मतलब अगर आप ट्राई करना चाहो घर पे कर सकते हो दोस्तों, पर यहाँ पे साफ साफ देखने से समझ में आ रहा है 120 डिग्री का एंगल है नहीं, तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे दोस्तों कि C3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाए। फिर भी किसी को मैंने घर पे ट्राई कर लीजिए, रोटेट करके देखिए, सेम आनी चाहिए, सेम नहीं आई तो C3 नहीं होगी, और यहाँ पे C3 एग्जिस्ट नहीं करती है दोस्तों। C3 के आगे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। एलिन की जब हम बात करेंगे तो एलिन में केवल और केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के नाम पे ओनली 3 C2 एग्जिस्ट करती है, बस इतना ही है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एलिन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 3 C2 होती है, ये बात तो समझ गए, पर हमारे पास और भी चीजें हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमारे पास सेकंड जो टास्क है वो एलिन मॉलिक्यूल के अंदर P और S का पता लगाना है। देखिए अब मैं ये जानता हूं कि एलिन को क्यूबॉइडल से दिखाया जा सकता है, जो मैंने तुम्हें समझाया, आप भी ये बात जानते हैं कि एलिन को क्यूबॉइडल से दिखाया जा सकता है, पर क्यूबॉइडल सिस्टम्स को जब तभी दुनिया में लेके आएंगे जब उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि C2 समझ रहे थे तो पहला C2 समझने में क्यूबॉइडल की जरूरत नहीं पड़ी, पर बाकी दो C2 समझने के लिए क्यूबॉइडल की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको बनाया, उसके थ्रू समझ लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम क्यूबॉइडल समझेंगे। देखिए जहां चीजें आसान तरीके से समझ में आ रही है हमें नॉर्मल एलिन की स्ट्रक्चर से, तो वहां नॉर्मल एलिन की स्ट्रक्चर से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या हम चीजों को समझेंगे। जब वहां से समझना आ रही है और कीबोर्ड की सख्त जरूरत हो तो फिर हम कीबोर्ड की भी बात कर लेंगे, दोनों चीजें विजिबल है दोस्तों। तो आइए P और S की बातें करते हैं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री की बातें करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सीधी सीधी बातें कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड का जो पेयर है वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, दूसरे जो बॉन्ड का पेयर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। और अब इसमें POS की बात करें, पहली बात तो होगी या नहीं होगी POS। तो दोस्तों हमारा POS निकालने का जो मोटिव होता है उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं कि POS कब कहेगा कोई POS एग्जिस्ट कर रहा है। एक प्लेन निकालो मॉलिक्यूल से, उस प्लेन के अराउंड मॉलिक्यूल के जो दो स्केलेटन बने वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। तो क्या ऐसा फिजिबल है क्या यहाँ पे? तो हमने कहा अलग तो राय काम करते हैं, एक बार में एक प्लेन निकालते हैं जो इन दो हाइड्रोजन से पास हो रहा, वर्टिकल वालों के अलोंग निकाल लेते हैं, वर्टिकल वालों के अलोंग, वर्टिकल वालों के अलोंग प्लेन निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल वालों के अलोंग प्लेन निकालेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आधे आधे हेमिस्फीयर में कट जाएंगे, ये प्लेन आगे बढ़ेगा, ये कार्बन भी कटेगा, ये प्लेन आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, ऐसे बीच में से निकल जाएगा। तो ये इन कार्बन से पास होता हुआ जाएगा, तो जिनमें से पास होता हुआ जाएगा वो तो कट जाएंगे, आधे आधे हेमिस्फीयर में एक दूसरे की मिरर इमेज दे रहे होंगे, तो इनकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। पर ये प्लेन जब यहाँ सेंट्रल प्लेन में से पास कर रहे हैं तो एक वेज बॉन्ड बाहर और एक पीछे डैश बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में से प्लेन निकल जाएगा दोस्तों, और इस प्लेन के अराउंड दोनों वेज और डैश बॉन्ड एक दूसरे की मिरर इमेज शो कर रहे होंगे, साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों। कुछ ऐसा होगा कि इस टर्मिनल पे ये वेज डैश बॉन्ड ऐसे होंगे, हमने वर्टिकल वालों के लिए प्लेन निकाला है, तो ये वर्टिकल वाला प्लेन इस दोनों के बीच में से निकल जाएगा, यानी कि तुम्हारी तरफ करके दिखाओ तो बीच में से यहाँ से निकल जाएगा, जिससे इस प्लेन के अराउंड इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ दिखाई देगी दोस्तों। यस यहाँ पे एक प्लेन निकल गया जिससे पूरे मॉलिक्यूल को मिरर इमेज में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज अ POS। यस यहाँ POS एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों सेम कारनामा हम यहाँ हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स के अलोंग भी कर सकते हैं, जैसे कि वर्टिकल वालों के अलोंग हमने प्लेन निकाला, हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में आ गए, तो ऐसा हम हॉरिजॉन्टल वालों के अलोंग भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्लेन अगर हम निकाले तो हॉरिजॉन्टल वाले प्लेन में आ जाएंगे, ये प्लेन में समा जाएंगे, ये प्लेन में समा जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वालों के अलोंग प्लेन निकाल दिया दोस्तों। जब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को निकालने चलेंगे तो ये प्लेन इन कार्बन को भी काटते हुए चलेगा दोस्तों, इन कार्बन को भी काटते हुए चलेगा, और यहाँ जब निकलेगा बाहर तो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये बाहर निकल जाएगा दोस्तों। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जब ये बाहर निकलेगा तो ऊपर वाले हाइड्रोजन की मिरर इमेज नीचे वाला हाइड्रोजन बन जाएगा, यानी वर्टिकल वाले देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सारे एटम तो कट गए, प्लेन में समा गए, तो प्लेन आगे बढ़ा तो ऊपर वाले हाइड्रोजन वर्टिकल वाले का मिरर इमेज जो वर्टिकल वाला आ गया, तो हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल वालों के लिए निकालो तो वर्टिकल वाले मिरर इमेज में आ रहे हैं, और दोस्तों वर्टिकल वालों के लिए निकालो तो हॉरिजॉन्टल वाले मिरर इमेज में आ रहे हैं। दोनों ही तरफ से यहाँ पे दोस्तों मिरर इमेजेस मिल रही है। हेंस ये वर्टिकल के अलोंग एक POS, हॉरिजॉन्टल के अलोंग दूसरा POS, कुल मिला के एक सिस्टम में एलीन में दो POS लाई करते हैं, एक वर्टिकल वालों के अलोंग एंड एक हॉरिजॉन्टल वालों के अलोंग। क्या ये ऑलवेज होंगे? डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट पे। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इस स्केलेटन में सभी हाइड्रोजन है, यस यहाँ पे POS लाई कर रहा है, आगे कोई सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी आएंगे। इस एलीन की बात करें तो एलीन जनरली हम स्पेसिफिकली ऑल हाइड्रोजन वाले केस को डिफाइन करते हैं, पर सब्स्टिट्यूटेड एलीन के केस भी आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे फिर इनका POS उन सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़े हुए हैं। तो अभी के लिए एलीन है, तो एलीन में एक POS वर्टिकल वालों के अलोंग, एक POS हॉरिजॉन्टल वालों के अलोंग, कुल मिलाके दो POS यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यस वी हैव द POS पर वी हैव ओनली टू POS। POS की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है दोस्तों। तीसरा जो सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास लाई करता है दोस्तों, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री लाई करता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहानी को आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहता है कि अपोजिट में एक भी डायरेक्शन में अगर सेम ना आए तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कब करेगा? जब हर एक अपोजिट डायरेक्शन में सेम आ रहा हो, एवरी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैव सेम थिंग्स, अगर उनके पास अपोजिट में सब जगह सेम चीजें होंगी तभी COS लाई करता है दोस्तों। जरा गौर से देखिए, देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये दो टर्मिनल वर्टिकल प्लेन में है और ये दो टर्मिनल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो अगर वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल का अपोजिट वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल होता है दोस्तों। यहाँ जब हम COS चेक करने चलेंगे तो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल हीरा, इससे ऊपर चले तो वर्टिकल डायरेक्शन में हाइड्रोजन है, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है दोस्तों। इधर हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में हाइड्रोजन था, तो वर्टिकल का अपोजिट वर्टिकल, अरे जिस प्लेन में है उसी में तो ऊपर जा रहे हैं, तो उसी प्लेन नीचे भी चेक करेंगे ना भाई। तो यहाँ वर्टिकल प्लेन में ऊपर हाइड्रोजन है, तो वर्टिकल प्लेन में इधर अपोजिट में नीचे भी हाइड्रोजन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। वर्टिकल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई साहब एक कार्बन कार्बन की चेन है, या तुमने वर्टिकल पे ऊपर लगा दिया यहाँ पे और तुमने हॉरिजॉन्टल बाहर लगा दिया वेज पे, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं बॉन्ड की और मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं वेज बॉन्ड की। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसका वर्टिकल ऊपर है इसका हॉरिजॉन्टल बाहर है, ये हाइड्रोजन सेंटर में ऊपर गए तो सेंटर का ही बाहर वाला अपोजिट, ना 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 ऐसा बकवास मत कर देना। अपोजिट इज 180 डिग्री पे पाई जाने वाली चीज दोस्तों। मतलब अगर मैं सेंटर से वर्टिकल में ऊपर जा रहा हूं तो इसका अपोजिट नीचे वर्टिकल में ही होना चाहिए, और सेंटर से अगर बाहर वेज पे जा रहा हूं तो इसका अपोजिट यहां पीछे डैश पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। वर्टिकल का अपोजिट वर्टिकल नहीं है, वेज का अपोजिट डैश नहीं है, एंड हेंस एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां अपोजिट में सेम ना हो तो यहां पे कभी COS लाई नहीं करेगा। और हेंस यहां हम जब बात करते हैं दोस्तों किसकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की, इन एलिन दोस्तों यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। इनफैक्ट दुनिया में जब परपेंडिकुलर टर्मिनल्स या परपेंडिकुलर सिस्टम्स आएंगे, नोट कर लीजिए इस बात को, दुनिया में जब परपेंडिकुलर टर्मिनल्स या परपेंडिकुलर सिस्टम आएंगे, जैसे परपेंडिकुलर टर्मिनल्स है, वहां जिंदगी में कभी COS नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां वर्टिकल का अपोजिट वर्टिकल नहीं मिलेगा, हॉरिजॉन्टल का अपोजिट हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा। या एक टर्मिनल वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल है, अपोजिट में सेम स्केलेटन है ही नहीं। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन तो छोड़ दो, सब्स्टिट्यूएंट तो छोड़ दो, यहां COS सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। या तो बॉन्ड का स्केलेटन ही ऐसा है कि वर्टिकल बॉन्ड का यहां पॉजिटिव वर्टिकल बॉन्ड है ही नहीं, तो बॉन्ड का स्केलेटन ही ऐसा है कि जिंदगी में कभी COS हो ही नहीं सकता। सब्स्टिट्यूएंट तो दूर की बात है, हेंस परपेंडिकुलर टर्मिनल्स वाले केस में कभी COS नहीं होगा। इस तरीके से एलिन में भी यहां COS एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बारी आती है दोस्तों हमारे पास फोर्थ, हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोस्तों। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी आपको यहां पे काम करना है दोस्तों। जरा सामने देखिए, अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री यानी कि SN की बातें कर रहे हैं, और SN में हमने कहा था दोस्तों, याद करिए कि S1 POS होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। S2 COS होता है, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इनको तो हम चेक ही नहीं करते। जो चेक करते हैं जनरली वो S3 और S4 को चेक करते हैं दोस्तों। इसके बाद की बातें भी बहुत रेयर देखने को मिलती है। S3 मांगता है 120 डिग्री का रोटेशन, और एलिन में 120 डिग्री रोटेशन हमें नजर खास नहीं आता दोस्तों। इसलिए यहां हम कहेंगे कि भाई साहब S3 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। S4 मांगता है 90 डिग्री का रोटेशन, और हम जानते हैं टर्मिनल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं दोस्तों, तो शायद मे बी यहां एग्जिस्ट कर जाए S4। इसीलिए अभी पता नहीं है करेगा नहीं करेगा, पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा जिसकी उसको पहले चेक कर लेंगे। तो S4 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सो विल चेक फॉर S4 फर्स्ट। हम S4 को जब हम चेक करेंगे दोस्तों, तो रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा ओवरऑल ऑपरेशन होता है अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री का। रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ये हमारा ओवरऑल केस होता है दोस्तों। जरा सामने देखिए, सो यहां हम जब बात करेंगे C डबल बॉन्ड C की, एंड मेरे पास एक टर्मिनल वर्टिकल प्लेन में है और एक टर्मिनल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। नाउ इसमें S4 चेक करते हैं। S4 चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल में से एक ऐसी एक्सिस, पहले क्या करना पड़ेगा, रोटेशन अलोंग एक्सिस होगी। तो मैंने एक एक्सिस पास करी कार्बन 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 से, इन तीनों कार्बन से, और ऊपर से नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन करवाया। क्योंकि S4 है, n की वैल्यू 4 है, तो एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री का होगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला n = 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। ये सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे लग सकते हैं कि सर आप तो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूं यार, मैं 4 बातों को 10 बार रिपीट कर चुका हूं, तो 15वीं बार क्यों रिपीट करूं यार इतनी बार। तो उसको मैं ऑब्वियस सी बात है ना ऐसा ही बोलूंगा। सो इट्स अ कॉमन सेंस इसको कहेंगे। सो ऐसा कई बच्चा इसको लग रहा हो कि सर इतना जल्दी, अरे मैं जल्दी नहीं बोल रहा हूं, उसको मैं पिछले 5 लेक्चर से मतलब रिपीट करे जा रहा हूं। सो इसका मतलब या तो आपने वो 5 लेक्चर देखे नहीं है, तो नहीं देखे तो पहले उनको लेक्चर देखिए, आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ जाएंगी जो मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत बार रिपीट कर लिया, हमने इतनी बार रिपीट कर ली। सो नाउ जब यहाँ रोटेशन करवाएंगे 90 डिग्री के अलोंग, तो क्या होगा, 90 डिग्री के अलोंग रोटेशन करवाएंगे तो पहली बात तो कार्बन कार्बन के अलोंग, सेम बातें बार-बार आ रही है, जिसके अलोंग एक्सिस पास हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा ये वाला। तो दोस्तों इनका क्या होगा, देखिए पहले वर्टिकल वालों की बात करते हैं दोस्तों। वर्टिकल वालों के अलोंग रोटेशन करवाएंगे, ये एक्सिस है दोस्तों सेंटर से 90 डिग्री, तो वर्टिकल वाले 90 डिग्री रोटेट होकर हॉरिजॉन्टल पे आ जाएंगे। 90 डिग्री रोटेट करने पर वर्टिकल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है, किसी को कहीं पे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वर्टिकल बन गया हॉरिजॉन्टल। नाउ हॉरिजॉन्टल की बातें करते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल दोस्तों। ये रही एक्सिस, अभी S4 नहीं बनी, अभी खाली रोटेशन करवा रहे हैं। इसके लोग 90 डिग्री कराएंगे दोस्तों बाहर की तरफ, जैसे 90 डिग्री कराएंगे दोस्तों तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल वाले बन जाएंगे क्या, वर्टिकल। ये बन गया हमारे पास वर्टिकल। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 इनिशियल स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2 हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि ये अभी हमने केवल 90 डिग्री का रोटेशन करवाया है, तो स्ट्रक्चर 1 एंड 2 सेम, आई या आई से फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले PF5 और BF3 में S3 जब चेक कर रहे थे तो 1 2 सेम आ रही थी, तो मैंने कहा था चेक ही मत करो कि 1 2 का लफड़ा ही नहीं है, रोटेशन सेम का मतलब ही नहीं है, हमें तो पूरा ऑपरेशन कराने के बाद मैच करना है। अभी केवल रोटेशन हुआ है, 1 2 सेम, आई ना आई से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। सो डू नॉट इवन ट्राई टू चेक इट। जब हम किसको चेक कर रहे हो, अल्टरनेटिव एक्सिस सिमेट्री को चेक कर रहे हो, अभी हमें केवल रोटेशन करवाया है। अभी हमारा क्या काम बाकी है, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बाकी है। तो ये इस स्ट्रक्चर का जो कि रोटेशन के बाद आई है, इसका परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन लेंगे तो कैसे लेते हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, पहले जिस एक्सिस के लोग रोटेशन करवाया वो एक्सिस बना दीजिए, ये एक्सिस आपकी लेफ्ट राइट के लोग है, दिस वाज द एक्सिस। अब इस एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन
रोटेशन लेना है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस वाज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन से आपको रोटेशन करना दोस्तों, यानी कि अगर मैं यहां प्लेन लगा दूं, यहां पे प्लेन लगा दूं दोस्तों, देखो 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 परपेंडिकुलर, यहां मैंने एक्सिस ली और इस एक्सिस के अलोंग मैंने यहां पे दोस्तों एक मान लीजिए प्लेन लगा दिया, दैट इज अ परपेंडिकुलर प्लेन, या फिर मैं सेंटर में लगा दूं वो भी परपेंडिकुलर है, या मैं लेफ्ट में लगा दूं वो भी परपेंडिकुलर है, तो यहां लगाऊं, सेंटर में लगाऊं, इधर लगाऊं, आपकी मर्जी कहीं भी लगा लो। तो मैंने दोस्तों यहां पे मान लीजिए राइट हैंड में लगा दिया, द प्लेन इज हियर, द प्लेन इज हियर दोस्तों। जब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्शन क्या आएगा, प्लेन कहता है मेरे पास जो चीज है उसको पास बना दूंगा, मैं पास रिफ्लेक्ट कर दूंगा, मेरे पास जो चीज है उसकी रिफ्लेक्शन मैं पास में दिखा दूंगा दोस्तों, मेरे से जो दूर चीज है दोस्तों उसकी रिफ्लेक्शन मैं और दूर दिखा दूंगा, उसकी रिफ्लेक्शन मैं और दूर दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और दूर दूर जो चीज है उसकी रिफ्लेक्शन और दूर दिखा देंगे, और दूर है भाई साहब और दूर दिखा देंगे। एंड क्योंकि प्लेन आमने सामने है तो यहाँ जो डैश पे बॉन्ड गया है उसी की मिरर में दोस्तों पीछे डैश पे ही चली जाएगी दोस्तों, और जो वेज पे बॉन्ड है प्लेन के राउंड वेज वाले के मिरर में जो बाहर वेज पे ही आएगी दोस्तों। हेंस हमारा ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ का प्रोसेस परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। This will be called as perpendicular reflection. If you follow the step, you will never go in a wrong direction. आप जब मेरे steps को follow करोगे तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, मैं पहले बता के चल रहा हूँ। पर हाँ, आप जानबूझ के गलती करने की कोशिश करोगे, जैसे कि जल्दबाजी में अक्सर जो गलती होती है यहाँ पे कि आप अपने मनचाहा कोई भी प्लेन ले लेते हो। नहीं, कोई भी प्लेन नहीं लेना है, परपेंडिकुलर प्लेन लेना है इन द केस ऑफ एसएन। तो हमने जब ऐसा किया तो परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्शन आ गई, इसकी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर नंबर 3 कह देंगे। एंड नाउ रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आई है उसको इनिशियल से मैच कराइए। तो इनिशियल और फाइनल को जब मैच कराएंगे तो उधर लेफ्ट में वर्टिकल, राइट में हॉरिजॉन्टल पेयर, राइट में हॉरिजॉन्टल पेयर, हेंस 1 and 3 आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। हेंस यहाँ पे एसएन एग्जिस्ट कर जाएगा और एन की वैल्यू क्योंकि रोटेशन 90 डिग्री का हुआ है, एन की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे S4 एग्जिस्ट करेगा। और ऐसा केवल यहाँ एक ही S4 एग्जिस्ट कर पाएगा, लेफ्ट राइट की एक्सिस और एक ही परपेंडिकुलर प्लेन पेयर पाया जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के एसएन में S4 आ गया। हालांकि जब एलियन के कंप्लीट बातों के साथ लिखेंगे, सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे दोस्तों 3 C2 पाई जाएंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्लेन ऑफ सिमेट्री की जब हम बात करेंगे दो ही POS पाए जाते हैं दोस्तों, एक वर्टिकल वालों के लोग, एक हॉरिजॉन्टल वालों के लोग दोस्तों। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होती नहीं है, और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री में दोस्तों यहाँ पे केवल हमारे पास एक ही S4 लाई करता है दोस्तों। एंड हमारे पास जब बात करते हैं किसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ सब में पाया ही जाता है, पर हमारे पहले चार ही काम के होते हैं दोस्तों। Hence हमारे पास ये सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एलिन के अंदर हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स वी हैव डन हियर नाउ कंप्लीटेड। हमने एलिन मॉलिक्यूल पूरा का पूरा सोल्व कर लिया है। एंड नाउ अब मैं दोस्तों आज आपको एक इस क्लास के तुरंत बाद अभी होमवर्क दूंगा, तो पहले आप मुझे इतना बताइए, एलिन की इतनी कहानी सबको समझ में आएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सबको इतनी कहानी समझ में आएगा? जल्दी बताइए दोस्तों। हाय राम। फिर से आपका स्वागत है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल या जरूरत हो तो बेझिझक वेल डन। चलो दोस्तों आइए, तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम दोनों मॉलिक्यूल्स कवर करेंगे, दैट इज एलिन भी हमने खत्म कर लिया दोस्तों। एंड अब हम बारी हमारे पास अब नेक्स्ट जो टर्म है दोस्तों, दैट इज किसकी दोस्तों? एलिन खत्म करने के बाद बारी है मीथेन की। तो ये मीथेन को भी लगे हाथ निपटा लेते हैं, समय हमारे पास सफिशिएंट बचा हुआ है। तो ये मीथेन की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल और ये चारों मॉलिक्यूल होते ही दोस्तों आपको फिर एक 20 मॉलिक्यूल का असाइनमेंट मैं अपलोड करवाऊंगा। देखिए चलो वो बातें जब होमवर्क क्लास में दूंगा तब बताएंगे। अभी सामने देखिए मीथेन की बातें करते हैं। मीथेन यानी कि ऑर्गेनिक का बेसिक मॉलिक्यूल, मीथेन यानी कि ऑर्गेनिक का बेसिक मॉलिक्यूल। बुशरा जी प्लीज मेरी बातों को सुनिए, मैंने बोला भी था यार, टू मच क्वेश्चंस यू हैव ऑलवेज। मेरी इस बात को ध्यान रखो कि किस मॉलिक्यूल में क्यूबॉइडल बनेगा, किस में क्यूब बनेगा, तो उसके लिए मैं बैठा हूं ना भाई, मैं ही तो सिखाऊंगा और कौन सिखाएगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैंने यही तो बोला, अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, सुना नहीं मेरी बातों को तुम लोगों ने? प्लीज एवरीवन, जब मैं बोलता हूं तो ध्यान सुना करो। मैंने बोला था किस मॉलिक्यूल में क्यूबॉइडल बनाना है, क्यूब बनाना है, कैसे पता लगेगा? पहली बात समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा, जब तुम मल्टीपल एग्जांपल कर लोगे। कैसे करोगे? या तो मैं करवाऊंगा या फिर मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसके थ्रू समझ में आएगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, खत्म बात। फ्यूचर की अभी आज की सोचो जो मैं करवा रहा हूं, फ्यूचर का बता दूंगा कैसे चलेगा ना, मैं जानता हूं ना कैसे करना। प्लीज फॉलो इट प्लीज। तो तभी मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी मैं पूछूं कोई क्वेश्चन तो मैंने जो करवाया उतना समझ में आया नहीं आया, केवल इतना आंसर देना होता है, ताकि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किस दिमाग के कोने में कौन सा बातें पनप रही है, वो सब में इधर ऑलरेडी है, इधर ऑलरेडी है। बाल मेरी दाढ़ी सफेद होने लगी है यार, तो क्या बताओ यार, 8-9 साल हो गए मेरे को
इच अदर। कोई बात नहीं, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, अक्सर ऐसा होता है, डोंट वरी, यू जस्ट फॉलो माय वर्ड्स, नथिंग एल्स, बस तरीके हैं उसको करने का, समझाऊंगा, पहले आगे पढ़ते रहिए, जो भी कंटेंट है उसको करिए। मीथेन को समझिए, यहां से और चीजें और क्लियर होगी। मीथेन ऑर्गेनिक की दुनिया का एक बेसिक मॉलिक्यूल जिसको अक्सर हम CH4 से मेंशन करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हम कार्बन को ऑब्वियसली बात है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में दिखाते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखने को बनती है दोस्तों। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में कोई भी दो बॉन्ड हो उसको एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो दो बॉन्ड यहां हम प्लेन में दिखाते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, एक बॉन्ड डैश में दिखाते हैं और एक बॉन्ड वेज पे दिखाया जाता है दोस्तों। इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में सभी बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं। और कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जैसे ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है मीथेन की जो तुम आज तक पढ़ते आए हो। इसी स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन बातें और तुम्हें सिखा देता हूं, लीजिए सामने देखिए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, एक मॉलिक्यूल को दिखाने के, रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि मैंने बोतल को मैं ऐसे पकड़ लूं, 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 इस टेढ़े एंगल पकड़ लूं, इट्स माय चॉइस। बोतल बोतल ही रहेगी। ऐसे ही इस मीथेन मॉलिक्यूल को जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे दिखाया जाए, वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा सकता है। वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे, आइए समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा सामने देखिए, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई अगर मैं मान लीजिए, या पहले तो बॉन्ड के स्केलेटन को समझिए। नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड ये बात बताते हैं कि दोनों बॉन्ड प्लेन ऑफ बोर्ड में है, सेंट्रल प्लेन में है। डैश बॉन्ड का मतलब है सेंट्रल प्लेन से पीछे गया हुआ बॉन्ड। वेज बॉन्ड का मतलब दोस्तों सेंट्रल प्लेन से बाहर गया हुआ बॉन्ड, ठीक है। वेज बॉन्ड मतलब सेंट्रल प्लेन से बाहर आपका वेज बॉन्ड गया है ना। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ लूं ऊपर से और ऐसे सीधा कर दूं, रोटेट करके क्या कर दूं, सीधा कर दूं, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और पूरे मॉलिक्यूल को बस मैंने सीधा कर दिया ऐसे, यानी कि मॉलिक्यूल का ये रोटेशन मैं करवा दूं ऐसी हद तक ये दोनों बॉन्ड एक जगह पे ऐसे हो जाए और ये दोनों बॉन्ड थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ऐसा करूंगा कार्बन सेंटर में रहेगा, रोटेट कराया ऐसे, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो यहां आ जाएंगे दोस्तों। बॉन्ड एंगल अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा, देयर विल बी नो डिफरेंस, इंटरनल एंगल चेंज नहीं हो सकते। ये दोनों वेज डैश के जो बॉन्ड्स हैं ये ऊपर उठ जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर उठ के एक ही प्लेन में दिखाई देने लग जाएंगे। मीथेन की खास बात होती है दोस्तों कि मीथेन के कोई भी दो बॉन्ड और उसके बनाने के लिए तीन एटम जो लगते हैं ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ये तीन एटम और ये दो बॉन्ड एक प्लेन में है, ये तीन एटम और ये दो बॉन्ड दोनों के दोनों इस टिल्टेड प्लेन में है। ये दोनों भी एक ही प्लेन में है, ये दोनों भी सेंट्रल प्लेन में है। तो मतलब एवरी बॉन्ड पेयर जो है ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में लाई करेंगे, ये दोनों बॉन्ड टेढ़े प्लेन में लाई करेंगे, और वो लाई करेंगे एक ही प्लेन में। दुनिया का एक रूल है कि दुनिया के कोई भी दो बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, फिर वो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये बात समझ में तो वो बात यहाँ पे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी। जब तूने मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो ये दो बॉन्ड दोस्तों ऐसे हो गए बिल्कुल 109 डिग्री पे, और ये दोनों बॉन्ड उठ के थोड़ा सा ऊपर चले गए दोस्तों, यहाँ इस सिचुएशन में आ गए। और ये सिचुएशन जब यहाँ बनी दोस्तों, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि यहाँ ये जो आपके ये वाले बॉन्ड है ये एलिन जैसा कुछ स्केलेटन बना रहे हैं, ये वाले हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहे हैं और ये वाले दोनों बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड ये दोनों के दोनों पेयर ऑफ बॉन्ड्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, ये बॉन्ड का पेयर, ये जो बॉन्ड का पेयर है वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड के जो ये प्लेन्स हैं दोस्तों, ये प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कोई समूह का आ रहा है ना, नहीं समूह का आ रहा है, 3 विमल ले रहा सुरती ना रही। चल ठीक कह जो हो चलो भाई सामने देखो, तुम फोकस करो। मेरी क्लास में मेरी छोटी बेटी है, तुम्हें ज्यादा तो पता ही नहीं होगा, मेरी शादी हुई है, ऐसे शादी हुए 2-3 साल हो गए। एक छोटी सी बेटी है, फिर आ गई क्या, तो वो घुस गई थी क्लास में अंदर। चलो भाई सामने देखो, तो गेट बंद रहता, पता नहीं आज कैसे अंदर आ गई। चलो सामने देखो प्लीज, मैं अभी घर पे क्लास ले रहा हूँ इसलिए, चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई कैन डू एनीथिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ ये जो मॉलिक्यूल है वो ये मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर हमने इस ओवरऑल मीथेन को जब हमने रोटेट किया, ये कुछ एलिन जैसा समझ में आ रहा है दोस्तों कि एलिन में और मीथेन में बस एक डिफरेंस यहाँ पे रह गया, वहाँ एलिन में सीसी डबल बॉन्ड का एक बीच में स्केलेटन था। यहाँ इस सिचुएशन में एक पेयर आपका जो है दोस्तों वर्टिकल प्लेन में है और एक पेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। एक पेयर आपका वर्टिकल में लाई कर रहा है और एक पेयर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। हेंस हम कह सकते हैं ये दो बॉन्ड जिस प्लेन में है और ये दो बॉन्ड जिस प्लेन में है वो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर है, बॉन्ड परपेंडिकुलर नहीं है, बात ध्यान रखिए। बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट ही है, बट ये दोनों बॉन्ड जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं और ये दोनों बॉन्ड जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दोनों पेयर जो है, दोनों पेयर ऑफ बॉन्ड्स जो है परपेंडिकुलर प्लेन में ओवरऑल नजर आ रहे हैं। सो जो नजर आ रहे हैं, तो यहाँ अब इसको हम एलिन जैसे स्केलेटन के थ्रू आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। मतलब ओवरऑल हमने कहा कि मीथेन को अगर मैं हल्का सेपरेट कर दूं तो ऐसी सिचुएशन लाई कर सकती है, और ऐसी सिचुएशन जब बन गई जहां टर्मिनल जो बॉन्ड है एक पेयर वर्टिकल में एक पेयर हॉरिजॉन्टल में, दोनों पेयर परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं बॉन्ड परपेंडिकुलर नहीं है, कोई गलती से कहते प्रदीप सर ने बोला था कि बॉन्ड परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं, बॉन्ड परपेंडिकुलर नहीं है भाई। ये पेयर और ये वर्टिकल प्लेन में है,
पेयर ऑफ बॉन्ड्स और ये पेयर ऑफ बॉन्ड्स वेज वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, द प्लेन which are containing these two bonds and the plane which are containing these two bonds, the planes are perpendicular to each other. And ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अब ये मॉलिक्यूल तुम्हें कुछ एलीन जैसा नजर आ रहा है। एलीन और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि वहां बीच में कार्बन कार्बन का स्केलेटन आता है। जब ऐसा है ही तो जैसे एलीन को क्यूबॉइडल से रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही अब मीथेन को हम क्यूबॉइडल जैसे सिस्टम से भी दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर एलीन में क्यूबॉइडल बना था जहां दो साइड बराबर थी और एक अनइक्वल थी, और वो एक अनइक्वल क्यों थी? क्योंकि वहां सीसी बॉन्ड की लेंथ आ रही थी एक्स्ट्रा, और दोस्तों यहां तो वो ऐसा कोई एक्स्ट्रा सीसी बॉन्ड लेंथ है ही नहीं। हेंस जब इस मीथेन की बात की जाएगी तो मीथेन को भी हम क्यूबॉइडल टाइप सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि यहां तो वो बीच में लेंथ वाला लफड़ा भी नहीं है तो यहां वो क्यूबॉइडल नहीं, यहां वो क्यूब से आराम से समझा जा सकता है। दैट दिस मीथेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब सिस्टम। दिस मीथेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब सिस्टम। आइए इसका क्यूब सिस्टम बना देते हैं दोस्तों। क्यूब सिस्टम सामने देखिए। तो यहां क्यूब सिस्टम में ये हम कैसे दिखाएंगे? तो जैसे हमने दोस्तों एलीन को 45 डिग्री पे पीछे की तरफ रोटेट करवाया था, ऐसे इसको मैं इस मीथेन को 45 डिग्री पे फ्रंट पे रोटेट करवा सकता हूं। जब इसको 45 डिग्री पे फ्रंट पे रोटेट करवाया जाएगा, इसको 45 डिग्री पे फ्रंट पे अगर मैं रोटेट करवाने की कोशिश करूंगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कार्बन जहां आ जाएगा, बाहर की तरफ रोटेट कराएंगे दोस्तों तो क्या होगा जरा सामने देखिए। 45 डिग्री पे जब बाहर की तरफ रोटेट कराएंगे तो क्या होगा? पहले हॉरिजॉन्टल वाला समझते हैं, ऊपर से बाहर की तरफ है तो हॉरिजॉन्टल वाले पेड़ समझते हैं। तो ऊपर से बाहर की तरफ 45 डिग्री रोटेट कराएंगे। देखिए अगर मैं कंप्लीट 90 करवा देता तो ऐसे बन जाता, पर दोस्तों मैं 45 कराऊंगा तो कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। इसमें पीछे वाला डैश बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और ये वेज बॉन्ड है वो बाहर वेज पे नीचे आ जाएगा। तो पीछे वाला डैश बॉन्ड ऊपर यानी हाइड्रोजन एक यहां लगा दूं और एक इस डायगोनल पे यहां लगा दूं, और हम जानते हैं कि अपोजिट पेयर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन सिस्टम में लाई करते हैं। तो अगर एक डायगोनल फेस का यहां ये है, दूसरा डायगोनल जो है वो अपोजिट वाला यूटिलाइज होगा, एंड कार्बन जो है बस यहां पे बीच में लग जाएगा। और अब की बार यहां ये क्यूब रिप्रेजेंटेशन होगा। क्यूब से a इक्वल टू b इक्वल टू c होगी, ये बीच में कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी नहीं है। सेंटर से पीछे वाले को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से पीछे वालों को ज्वाइन करेंगे तो एक डैश बनेगा, सेंटर से बाहर वालों को ज्वाइन करेंगे तो एक वेज बनेगा दोस्तों, सेंटर से बाहर वाला ज्वाइन करेंगे तो वेज बनेगा, पीछे वाला ज्वाइन करेंगे तो डैश बन जाएगा। दोबारा से देखिए ये हॉरिजॉन्टल पेयर था, इसको बाहर 45 रोटेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वेज वाला नीचे चला जाएगा, नीचे आ गया, डैश वाला सेंटर प्लेन से डैश वाला पीछे ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब आइए वर्टिकल वालों की बात करते हैं। तो वर्टिकल वाला था दोस्तों, इसको 45 डिग्री बाहर रोटेट करेंगे तो ऊपर वाला वेज वाला बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला वेज वाला बाहर आ जाएगा, एंड नीचे वाला पीछे डैश पे चला जाएगा, बिल्कुल चला गया। हेंस यही रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। हेंस जस्ट लाइक एलीन, दिस मीथेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब सिस्टम। परपेंडिकुलर टर्मिनल सिस्टम्स को हम स्क्वायर के परपेंडिकुलर डायगोनल पे अलाइन कर सकते हैं। यही एक ट्रिक थी जो हमने क्यूबॉइडल में यूटिलाइज की दोस्तों, और यही एक ट्रिक हमने दोस्तों यहां क्यूब सिस्टम में यूटिलाइज की। वहां एलीन में बीच में सीसी बॉन्ड लेंथ थी इसलिए वो क्यूबॉइडल बन गया था, लेफ्ट राइट वाला स्क्वायर था। यहां दोस्तों लेफ्ट राइट वाला स्क्वायर है तो पक्का है क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर है, एंड दोस्तों बीच में क्योंकि सेंटर एक ही है तो हेंस ये क्यूब रहेगा, और मीथेन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यूब। जब ये बात समझ में आई गई है तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते आगे और सारी रिप्रेजेंटेशन खत्म करके दोस्तों फटाफट हम C2 की चर्चा करते हैं दोस्तों कि C2 होगी या नहीं होगी। जरा सामने देखिए दोस्तों, C2 की चर्चा करते हैं। C2 समझने के लिए तो C2 यहां पे जो लाई करेंगे वो जस्ट लाइक एलीन की तरह लाई करेंगी, जस्ट लाइक एलीन की तरह यहां C2 लाई करेंगे दोस्तों। तो मैं फालतू सिस्टम समझा देता हूं, इस वजह का टाइम वेस्ट नहीं करते। एलीन की तरह यहां C2 लाई करने वाले दोस्तों, लेफ्ट राइट से टॉप डाउन से आमने सामने से। तो पहला क्वेश्चन यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, उसमें भी पहला क्वेश्चन C2 का यस 100% होगी, जस्ट लाइक एलीन। कहां से पास करें? लेफ्ट फेस सेंटर से और राइट फेस सेंटर से पास कर दीजिए दोस्तों। जब पास करेंगे इसके लोग रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे दोस्तों, तो क्या होगा? कार्बन तो एक ही, उसी के लोग एक्सिस पास होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। जिस फेस सेंटर से पास हुई है उसके फेस के हाइड्रोजन जो है तो दोस्तों यानी कि ये हाइड्रोजन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे दोस्तों, आपस में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाले हाइड्रोजन भी आपस में इंटरचेंज होंगे दोस्तों, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इस तरीके से आपस में इंटरचेंज होंगे। एक C2 में मिलेगी x एक्सिस के लोग, ये हमारी C2 में x एक्सिस के लोग C2 दोस्तों, ठीक है। एक C2 में मिलेगी दोस्तों z एक्सिस के लोग। तो यहां जब मैं ऊपर से नीचे जब एक्सिस पास कराऊंगा तो कार्बन से पास हो जाएगी, और यहां 180 डिग्री के लोग जब रोटेट करवाऊंगा तो फिर से वही होगा। ऊपर वाले फेस सेंटर से पास हुई तो ऊपर वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, ऊपर वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, एंड नीचे वाले हाइड्रोजन आपस में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कार्बन एक सेंटर से पास हुई चुकी एक्सिस दोस्तों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी सेकंड C2 कहलाएगी। सब इसकी z एक्सिस के लोग हमारे पास एक C2 और लाई करेंगे दोस्तों। अब हमारे पास आमने सामने वाले प्लेन बच गए। आमने सामने वाले प्लेन में फ्रंट और बैक से मैं सेंटर से यहां पे जब एक्सिस पास करेंगे इसके लोग जब 180 डिग्री का रोटेशन कराएंगे तो बैक वाले जो हाइड्रोजन होंगे, बैक वाला हाइड्रोजन ये रहा, बैक वाले डैश डैश वाले ये आपस में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, आपस में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, एंड बैक वाले आपस में रोटेट होंगे जस्ट लाइक एलीन, एंड फ्रंट वाले आपस में रोटेट हो जाएंगे, फ्रंट वाले जो है आपस में रोटेट हो जाएंगे, फ्रंट वाले आपस में रोटेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास कुल मिला के यहाँ फ्रंट से भी एक हमारे पास दोस्तों C2 लाई कर जाएगी, आमने सामने वाले फेस से एक C2 और लाई कर जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के 3 C2 लाई करेंगे। वी हैव 3 C2s along XYZ directions, along XYZ direction दोस्तों। तो ये Y एक्सिस के लोग होंगे दोस्तों, ठीक है। कुल मिला के 3 C2s हमारे पास यहाँ लाई कर रहे हैं, 3 परपेंडिकुलर C2s एक दूसरे के लाई कर रही हैं। और अब की बारी तीनों C2s एक जैसी ही है क्योंकि ये लेफ्ट राइट वाली भी एक ही कार्बन से पास हुई, टॉप डाउन वाली भी एक ही कार्बन से पास हुई, आमने सामने वाले भी एक ही कार्बन से पास हुई दोस्तों। तो वी हैव 3 C2s किसके अंदर? मीथेन के अंदर। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे और C3 की चर्चा करेंगे। क्या C3 होगी या नहीं होगी? पहला क्वेश्चन दोस्तों। और होगी तो कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? पहला क्वेश्चन दोस्तों, हां या ना, यस और नो, पहला क्वेश्चन। और होगी तो फिर कितनी होगी? हाउ मेनी, दूसरा क्वेश्चन। आइए दोनों चीजों को यहां पे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए ट्यूब का यूटिलाइजेशन जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन है,
जहां जरूरत होगी वहीं करेंगे, जब जरूरत होगी नहीं करेंगे। तो आइए आप सामने देखिए दोस्तों, जरूरत होगी तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सामने देखिए, मैं C3 को नॉर्मल तरीके से भी समझ सकता हूं। आइए नॉर्मल समझने का तरीका क्या है समझाता हूं सामने। देखिए दोस्तों, जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं तो ये एक बोर्ड प्लेन में हमारे पास है, एक पीछे गया है और एक वेज पे है बाहर की तरफ। इनको जब तुम हाइपोथेटिकली ज्वाइन कराओगे दोस्तों, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये नीचे वाले तीनों को जब तुम मिलाओगे दोस्तों, या किसी भी नीचे वाले छोड़ो, मीथेन में या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में किसी भी 3 एटम की ज्वाइन कर दो, इन तीनों को ज्वाइन करो तब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, इन तीनों को ज्वाइन कर दो तब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी। एनी 3 जब आप ज्वाइन कराते हो हाइपोथेटिकली तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें एक बड़ी अच्छी बात पहले से पता है दोस्तों, क्या उसके सेंटर से अगर परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल दूं, मैं परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल दूं तो हम जानते हैं सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं। द होल एंगल आर 120 डिग्री। सो जब यहां से मैं परपेंडिकुलर एक्स निकाल के 120 डिग्री का रोटेशन कराऊंगा तो ये कॉर्नर यहां पे, ये कॉर्नर यहां पे और ये कॉर्नर यहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर एक्सिस निकालनी पड़ेगी। सिंस यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो निकलेगी वो ऊपर नीचे से निकलेगी। हेंस सेंट्रल जो कार्बन होगा, क्योंकि इससे इक्वी डिस्टेंस पे पीछे आगे और राइट में फैला हुआ है, सेंट्रल कार्बन से हमारी ये एक्सिस पास होगी। यानी अल्टीमेटली हम बात करें तो ये जो CH बॉन्ड है ऊपर वाला, इससे हमारी एक एक्सिस पास होगी और इसी एक्सिस के अलोंग जब रोटेशन करवाया जाएगा 120 डिग्री का दोस्तों, ये CH बॉन्ड से एक्सिस पास हुई है, तो ये CH बॉन्ड से पास होने वाली एक्सिस बाकी 3 हाइड्रोजन के ज्वाइन करने वाली हाइपोथेटिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से पास होकर जाएगी। दिस इज द सेंटर एंड हेंस ये वाला जो एंगल है यहां से ये वाला और यहां से ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज दिस एंगल इज यहां से ये वाला जो एंगल है, अरे यार कलर चेंज हो गया, सेंटर से ये हाइड्रोजन का सेंटर, ये एंगल 120 डिग्री का है। दिस इज 120 डिग्री। एंड जब रोटेट करेंगे तो इसी सेंट्रल प्लेन, इसी नीचे वाले ट्रायंगुलर प्लेन में ये हाइड्रोजन ट्रायंगुलर प्लेन में रहता ट्रायंगुलर प्लेन में रहता यहां चला जाएगा। ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का है दोस्तों। सेंटर से जुड़ेंगे, इसी ट्रायंगुलर प्लेन में रहता ये वाला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और इसी ट्रायंगुलर प्लेन में रहता ये हाइड्रोजन जो है पीछे से रोटेट होकर इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। यानी नीचे वाले तीनों हाइड्रोजन इसी ट्रायंगुलर प्लेन में रोटेट हो जाएंगे दोस्तों, इस CH के एक्सिस के अलोंग। दोस्तों नीचे वाले तीनों आपस में रोटेट हो जाएंगे, ये H यहाँ, ये H यहाँ, ये वाला H यहाँ पे, जिसके अलोंग एक्सिस पास हुई है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हैंस जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगी ये एज इट इज आ जाएगी। ये वाला जो आएगा वो इस बॉन्ड पे आ जाएगा दोस्तों, ये वाला पीछे वाले बॉन्ड पे चला जाएगा दोस्तों, एंड ये डैश वाला वेज वाले बोर्ड पे आ चुका होगा और हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो सेम मिलेगी और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहलाएंगे और हेंस यहाँ पे C3 एग्जिस्ट कर जाएगी। दिस विल बी कॉल्ड एज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ C3 एग्जिस्ट कर जाएगी आराम से। अब यहाँ कुछ बच्चों का एक गहन क्वेश्चन होता है जो मैं तुम्हारे सामने उजागर कर देता हूँ कि सर इनके बीच में तो एंगल 109 डिग्री 20 मिनट का था, तो आपने 120 डिग्री का रोटेशन कैसे करवा दिया? दोस्तों यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। एंगल जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्लेन में कंसीडर किया है। देखिए अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाने की कोशिश करूं, देखता हूं मेरे पास कितने पेन सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसे विजुअलाइज करता हूं, एक दो मिलते हैं, एक सेकंड रुकिए। चलो इतना ही काफी तुम्हारे लिए। सो लेट्स सपोज मेरे पास दो बॉन्ड तो प्लेन में है, एक वेज पे और एक पीछे डैश पे, ठीक है। और कुछ भी है क्या मेरे पास? लिमिट दोस्तों, ओके नाउ ये दो बॉन्ड तो प्लेन में है, सेंट्रल प्लेन में है, ये बाहर वेज पे है दोस्तों, सभी के सभी 109 डिग्री एंगल पे है और एक पीछे डैश पे भी है 109 डिग्री एंगल पे, 109 डिग्री 109 डिग्री और यहाँ पीछे वाला भी 109 डिग्री, इन दोनों में भी 109 डिग्री। तो क्वेश्चन इज यही समझना, नीचे वाला इसको इससे मिलाएंगे और इसको पीछे वाले से मिलाएंगे, पीछे वाला यहाँ पे है नहीं, पीछे वाला दिखा देता हूँ। अब समझिए ऊपर एक लगा हुआ है बिल्कुल सेंटर में, नीचे वाला देख लीजिए। इन तीनों को जब जोड़ेंगे, सेंट्रल वाला प्लेन का, बाहर वेज वाला और डैश वाला, इन तीनों को जब जोड़ेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, इट विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, बन गया, ठीक है। दोस्तों मैं इस एक्सिस के लोग जब 120 डिग्री रोटेट कराऊंगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, एक इक्वी डिस्टेंस पे नीचे लाई कर रहे होंगे, ये और ये बिल्कुल एक ही प्लेन में है नीचे, इनको जोड़ेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला प्लेन बनेगा। तो वो जो हाइड्रोजन है वो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले प्लेन से रोटेट होकर आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। जब वो इक्विलैटरल वाले ट्रायंगल के प्लेन से रोटेट होकर आएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का यहाँ सेंटर से मिलाएंगे तो 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज 120 डिग्री का एंगल। ये एंगल 120 डिग्री एंगल कहलाएगा क्योंकि वो इक्विलैटरल प्लेन में रोटेट हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में 109 डिग्री का था। ऐसा जो 109 डिग्री का था वो 109 डिग्री वाला प्लेन कौन सा है? वो प्लेन है नीचे की तरफ जाने वाला, ये टिल्टेड प्लेन। दिस टिल्टेड प्लेन अगर ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन तक पहुंचता इस प्लेन के थ्रू, यानी कि नीचे वाले इस प्लेन के थ्रू, तब तो ये इस प्लेन वाला बॉन्ड एंगल फॉलो करता। तो इस प्लेन वाला बॉन्ड एंगल जो था इन दोनों हाइड्रोजन का जो प्लेन वाला बॉन्ड एंगल था ये था 109 डिग्री 20 मिनट्स। यानी कि हाइड्रोजन अगर यहां से नीचे होते हुए यहां ऊपर आएगा, इसी दोनों बॉन्ड के प्लेन में, जिस प्लेन में ये दोनों बॉन्ड लाई करेंगे, इस प्लेन में लाई करेंगे, इस प्लेन में रोटेट अगर होके आएगा तो 109 डिग्री 20 मिनट का एंगल फॉलो किया जाएगा। बट ये यहां पे इस प्लेन के थ्रू नहीं गया है, ये यहां पे इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू गया है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर से जब जॉइन करेंगे दोस्तों, इस हाइड्रोजन एक्सटेंड करके सेंटर में जब जोड़ेंगे तो एंगल 120 डिग्री आता है एंड दिस इज फॉलोइंग द 120 डिग्री एंगल। इट डज नॉट मैटर इन दोनों के बीच में बॉन्ड 109 डिग्री 108 डिग्री मैटर नहीं करता। नीचे तीनों वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल में है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलोंग रोटेट हो रहे हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अलोंग रोटेट होना 120 डिग्री का एंगल फॉलो करता है दोस्तों। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट था, उसी कांसेप्ट को फॉलो करते हुए देखा कि यहां पे यस, यहां C3 एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यस, यहां पे C3 एग्जिस्ट करेगी, ये बात हम समझ गए। तो क्वेश्चन इज कितनी C3 एग्जिस्ट करेंगी भाई? हाउ मेनी C3s एग्जिस्ट हियर? तो हम कहेंगे एक CH बॉन्ड से
एक C3 निकली है, तो एक CH बॉन्ड से तो तुमने एक्सिस निकाली, तो बाकी तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे थे, तो ऐसा कारनामा तो बाकी CH बॉन्ड भी तो कर सकते हैं। इसे CH बॉन्ड के लोगे निकाल दो, बाकी तीनों हाइड्रोजन फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, तो कुल मिला के 4 CH बॉन्ड होंगे और चारों से हमारे पास कुल मिला के 4 C3 देखने को मिलेंगी। कैसे? एग्जांपल के तौर पे ये रहा, एक पहली वाली तो मैंने वहां दिखा दी, बाकी वाली भी दिखा देता हूं। लीजिए, सेकंड C3 कैसे निकाले? इस CH बॉन्ड ने एक CH बॉन्ड से इस CH बॉन्ड से पास कर लो, तो बाकी तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहे होंगे। देखो ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में आ रहे हैं, रोटेट हो जाएंगे, इसकी जगह यहाँ पे एक C3 एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले आपस में रोटेट हो जाएंगे। सिमिलरली अब की बार मैंने इस वेज वाली C3 को निकाल दिया, वेज वाली के लोग C3 निकाल दी, तो बाकी तीनों हाइड्रोजन अभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। ये वाला, ये पीछे वाला और ये वाला, तो तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में रोटेट कर जाएंगे। एंड दोस्तों सिमिलरली यहाँ पर आपकी बात डैश वाले के लोग निकाल दूं, ये दोनों तो आपके C3 के एक्सिस के लोग आ जाएंगे और बाकी तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में समा जाएंगे। ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इसके लोग रोटेट हो जाएंगे। सो वी हैव कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 और कुल मिला के 4 C3 हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो दो क्वेश्चन देख होंगी या नहीं होगी, यस होगी, कितनी होगी? कुल मिला के 4 C3 होगी। ये हमने सारी बातें पता कर ली है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हमने सारी बातें यहाँ पे पता कर ली दोस्तों। एंड नाउ इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बातें अगर तुमने समझ लिया दोस्तों, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि C3 को क्यूब में कैसे समझा जाएगा? अगर C3 को क्यूबिक तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो क्यूबिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो हमने जाना है कि भाई नॉर्मल तरीके से एक CH बॉन्ड से निकलती है C3, ठीक है? यहाँ पे एक CH बॉन्ड में से कोई C3 पास करके देखते हैं। लीजिए मैंने ये वाला H और C के अलोंग आगे बढ़ा दिया। जब मैं इस H और C के अलोंग आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों, जो मेरा एक्सिस है, कमाल की बात है, वो एक्सिस कार्बन और इस H बॉन्ड के लोग मैंने पास किया, तो एक्सिस जो है वो एक बॉडी डायगोनल बन गया। इट इज अ बॉडी डायगोनल। तो वो दो अपोजिट कार्बन दो अपोजिट क्यूब के कॉर्नर से निकल रहा है, तो ये एक बॉडी डायगोनल बन गया। तो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, उसमें हर एक बॉन्ड जो होता है क्यूब के हर एक बॉडी डायगोनल पे अलाइंड होता है। एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, इन दो अपोजिट कोने ऑफ द क्यूब को जोड़ेंगे तो एक बॉडी डायगोनल, इन दो अपोजिट कॉर्नर को जोड़ेंगे दूसरा बॉडी डायगोनल, इन दो अपोजिट कॉर्नर को जोड़ेंगे तीसरा बॉडी डायगोनल, इन दो अपोजिट को जोड़ेंगे चौथा बॉडी डायगोनल। एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, दो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने से एक बॉडी डायगोनल बनता है, 8 अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ने से 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे और एक CH बॉन्ड एक बॉडी डायगोनल के अलोंग लाई करता है। इसके अलोंग जब C3 रोटेट करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? इसके अलोंग जब C3 रोटेट करेंगे दोस्तों, इन हाइड्रोजन और कार्बन का तो कुछ नहीं होगा, बाकी जो हाइड्रोजन जो है उनको अगर तुम मिलाने की कोशिश करोगे, देखो कमाल की बात देखिए, ये हाइड्रोजन दोनों एक पर्टिकुलर, ये दोनों हाइड्रोजन एक फेस डायगोनल के अलोंग लाई कर रहे हैं। नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन भी फेस डायगोनल के अलोंग लाई कर रहे हैं और ये वाले दोनों हाइड्रोजन भी फेस डायगोनल के अलोंग लाई कर रहे हैं। क्यूब में ये फेस डायगोनल के अलोंग लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों जब रोटेशन जब होगा तो दोस्तों यहां से जब रोटेशन कराएंगे दोस्तों, C3 के लोग जब रोटेशन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन रोटेट होगी, इस फेस डायगोनल के लोग यहां आ जाएगा, ये फेस डायगोनल के लोग यहां आ जाएगा और ये फेस डायगोनल के लोग दोस्तों यहां इस पोजीशन पे आ जाएगा दोस्तों। ये तीनों हाइड्रोजन इक्विलेटरल ट्रायंगल में रोटेट हो जाएंगे। तो ये तीनों जो कॉर्नर्स है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में है, तो बचे हुए तीनों कॉर्नर्स ये वाला और एक नीचे वाला पीछे की तरफ बच गया, वो भी एक उल्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल में होंगे। जो वैकेंट 3 कॉर्नर्स बच गए वो तीनों वैकेंट आपस में रोटेट होते हैं। ये फिल्ड हाइड्रोजन वाले 3 जो कॉर्नर्स ये आपस में रोटेट होते हैं और दो कॉर्नर्स के लोग तो एक्सिस ही पास है, तो कुल मिला के 8 कॉर्नर्स वैकेंट वाले आपस में रोटेट, हाइड्रोजन वाले 3 कॉर्नर्स आपस में रोटेट, दो कॉर्नर्स आपके इसके लोग तो एक्सिस ही पास है, हेंस ओवरऑल क्यूब दोबारा से आ जाता है दोस्तों और हमारी एक C3 निकल जाती है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई एक बॉडी डायगोनल के अलोंग एक CH बॉन्ड लाई करता है, तो वो एक C3 को रिजेंबल करता है, तो 4 बॉडी डायगोनल के अलोंग 4 CH बॉन्ड हमारे लाई करेंगे और हमारे पास कुल मिलाकर 4 C3 होंगी। तो टोटल कुल मिलाकर अभी तक हमने जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीथेन में देखी, मीथेन के अंदर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है दोस्तों, वो या तो हमारे पास 3 C2s है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और हमारे पास 4 C3 होती है। इसके अलावा और कोई लाई नहीं करती, ना C4 ना C5 ना C6, इसके अलावा कोई भी CN लाई नहीं करती, केवल ये दो ही लाई करती है। यहां से तुम्हारा एक और मिथ दूर हो जाएगा कि भाई साहब यहां C2 जो है और C3 जो है, C3 हायर एन वैल्यू वाली है और इसका अब की बार संख्या ज्यादा मिल रहा है। अभी तक हमने देखा था कि C2 ज्यादा मिल रही थी, C3 कम मिल रही थी, तो उसमें कुछ बच्चे मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि हायर एन वैल्यू CN जो होती है वो कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो लोअर CN जो है वो कम है और हायर CN यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हायर वाले ज्यादा होंगे कम होंगे, ना ना, इसमें कोई गलतफहमी मत पालना। अपने खुद के तो बिल्कुल भी कोई स्टेटमेंट क्रिएट मत करना, स्टेटमेंट वही माननी है जो मैं बोलूं, इसके अलावा खुद से तो बिल्कुल मत क्रिएट करना जब तक मैं ना बोलूं या फिर जब तक आप पूरे चैप्टर को ना पढ़ लो। पूरे चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर एटलीस्ट तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, अच्छा ये सब बातें हो चुकी है, तब तो समझ में आता है। रिवीजन करते हुए स्टेटमेंट निकालना, उससे पहले मत निकालिए। फ्रेंड्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कहानी हम कर चुके हैं, हो चुका समय। बाकी की बातें मीथेन की CH4 की आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क फॉर यू। 20 मॉलिक्यूल्स का होमवर्क तो अगले लेक्चर में दूंगा। अभी के लिए आपके पास होमवर्क है दोस्तों कि इसी CH4 का सेकंड पार्ट POS निकालना, सारा का सारा कितने POS होंगे या नहीं होंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है और इसमें अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करना है। ये आपको घर पे करके आना होमवर्क है और कल आने से पहले कर लेना, मैं फटाफट इसको रिवाइज करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, टेक केयर। आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। इस होमवर्क को सारे बच्चे करके लाना, मैं उम्मीद मानूंगा कि भाई तुम करके आओगे, नहीं करके आओगे तो पछताओगे, दुखी पाओगे। अभी से अगर तुम काम करना छोड़ दोगे, अभी से ही तुम अगर काम करना छोड़ दोगे, ऐसे ऐसे लेक्चर्स और ऐसे ऐसे तुम्हारा होमवर्क कंपाइल होता रहेगा, बैकलॉग्स क्रिएट होंगे, फिर तुम 10 दिन बाद मेरे से पूछोगे कैसे करें ये बैकलॉग्स खत्म, फिर मैं कहूंगा कि उस समय पे क्यों नहीं किए। तो फॉलो दिस रूल्स भाई। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों, भाई चलिए जाइए, नो मोर क्वेश्चंस टुडे। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि भाई इनकी फर्स्ट क्लास है कि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री के पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट मैंने नहीं कराया है, बहुत स्लो करवाया है। आप उन लेक्चर्स को खाली समय पे मॉर्निंग टाइम पे एक बार फटाफट रिवाइज करके देख ले।
ठीक है, और उसके बाद जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे। एटलीस्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसके लेक्चर तो लेना स्टार्ट कर दे साथ साथ, और साथ साथ अपने बैकलॉग्स को खत्म करे फटाफट। वीक में तो छुट्टी आएगी तो बाकी कुछ बैकलॉग हो तो छुट्टी वाले दिन खत्म कर लेना जब भी वो छुट्टी आएगी। धन्यवाद। करण जिसका कोई सेंस नहीं है यार, ऑल ओवर इंडिया का लगभग सभी बच्चा करता है। अभी तो इनिशियली तो कम करता है, समय के साथ करता है। सारे बच्चे एक समय पे नहीं करते, अलग अलग टाइम पे टेस्ट अटेंड करते हैं। नालिका जी इस चीज को रिपीट करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। जब मैंने वो बताया कॉन्सेप्ट उसको रिपीट करके देखना, ठीक है। नहीं आए तो कल के लेक्चर में बात करेंगे इस बारे में। 109 डिग्री तो रोटेट नहीं होता भाई, 120 डिग्री रोटेट होता है। और रोटेशन कितने डिग्री का हो रहा है ये डिपेंड करता है कि किस प्लेन में रोटेशन कराया जा रहा है। तो रोटेशन हो रहा है तीनों हाइड्रोजन का, वो तीनों हाइड्रोजन वाले ट्रायंगुलर प्लेन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में, तो 120 डिग्री फॉलो करेगा। अगर वो दोनों बॉन्ड के अलोंग वाले प्लेन में होता तो तब 109 डिग्री फॉलो करता, और हमने बॉन्ड के अलोंग वाले प्लेन में नहीं, ट्रायंगल वाले प्लेन में करवाया रोटेशन। ऑलवेज 120 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 120 डिग्री। मैं पे विजुलाइज करने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आया तो कल के लेक्चर में मिलेगा, जब सिमेट्री एड को ट्रिब्यून में दिखाऊंगा वहां समझ जाओ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए गुड नाइट नाउ।